Hi, welcome everybody. Welcome everybody to the JEE class of IDN Guide. IDN Guide की क्लासेस में JEE की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट द इम्पोर्टेंट लेसन, कौन सा ऐसा लेसन है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे उसके लिए परेशान होते हैं। सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर देता हूं। तो आपको तो ये मालूम ही है कि जेई के अंदर जो प्रॉब्लम होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर वो लोकस के ऊपर होती है और दे आर क्वाइट टफ। ठीक है। और जब भी जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि क्वेश्चन लोकस के ऊपर ही आएगा और लोकस का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका कोई पार्टिकुलर मेथड नहीं है, कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, उसके तरीके होते हैं या जो भी चीजें होती हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। लोकस के क्वेश्चन टफ होते हैं। दूसरी चीज, सीधी सी बात है कि कोई भी आदमी अगर लोकस का क्वेश्चन कर सकता है कंफर्टेबली आराम से तो ये माना जाएगा कि उसको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खेल जो है सिर्फ लोकस का है। ठीक है। तो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकस। है लोकस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ प्रॉब्लम कराएंगे जो बहुत इजी होंगी, सिंपल प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होंगी, पैराबोला से, सर्किल से या उससे नहीं होंगी। अब जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो हम बाद में सर्किल वगैरह भी कर पाएंगे। दे आर क्वाइट डिफरेंट, वो डिफरेंट भी होती हैं, उसमें डिफरेंट इक्वेशन होती हैं, सब कुछ चीजें होती हैं। तो दैट वी कैन डू ओनली व्हेन वी कंप्लीट द सर्किल, पैराबोला एंड ऑल दोस थिंग्स। अदरवाइज वी कैन नॉट डू। अभी हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। तो लोकस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होंगे और ज्यादा वैरायटीज भी नहीं आने वाली हैं। तो उन क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं और बाद में जब हम लोग सर्किल वगैरह करेंगे तब लोकस के ऊपर टफ क्वेश्चन आएंगे और तब वहां पे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो एनीवे, स्टार्ट करने के पहले एक चीज और बता देता हूं। माई सेल्फ इरफान खान, आपको बता ही रखा है कि मैंने बीटेक कर रखा है आईटी कानपुर से। लास्ट 25 ईयर से 27 ईयर से मैं बराबर जो है आईटी जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ, बराबर पढ़ा रहा हूँ। अब उसमें ये है कि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको कभी ये लगता ही नहीं कि मैथमेटिक्स टफ है। क्यों? क्योंकि उनका जो ना अप्रोच, कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये जो है चीजें वो हमसे सीख चुके होते हैं। अब उनको कभी भी मैथमेटिक्स टफ नहीं लगती, कभी भी जेई टफ नहीं लगता है। तो कोई परेशानी नहीं है। आप जो है अटेंशन, पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, और कैसे ट्रिक्स हैं, क्या कैसे कॉन्सेप्ट हैं, इनको मैं कैसे यूज करता हूं, इस सब चीजों का ध्यान रखिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई जेई इजिली, बड़े आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं आईटीएन गाइड की। ये भी एक इंस्टीट्यूट है, दो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं आईटीएन गाइड के अंदर। एक प्लान होता है लाइट का, एक प्रीमियम का होता है, एक सुपर प्रीमियम होता है। आप क्लास 11th में हैं, आप क्लास 12th में हैं, आप पास आउट हैं, आप 1 ईयर प्रोग्राम करना चाहते हैं, 2 ईयर प्रोग्राम करना चाहते हैं, या आपके अपने इंडिविजुअल डाउट्स हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, या सिर्फ आप क्विजेज या असाइनमेंट्स चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस चाहते हैं, तो वी हैव सो मेनी प्लान्स। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेलेक्ट योर प्लान। अपना प्लान आप सेलेक्ट कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। हाँ, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट टू द कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट से बात कर लीजिएगा। नाउ कम टू द टॉपिक। हमने बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। नंबर ऑफ द क्वेश्चन ऑन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली है बहुत कम आता है, एक आ जाएगा बस, एक से ज्यादा तो नहीं आएगा। और जेई के अंदर क्या है कि कोई भी चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन चैप्टर्स के अंदर जो आजकल होने लग गया है ना, वेक्टर्स या 3D में 3 क्वेश्चन भी होने लग गए, 2 की जगह 3 भी हो जाते हैं। लेकिन 3 के चांसेस बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और बहुत सारे चैप्टर ऐसे रहेंगे जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे चैप्टर ऐसे रह जाते हैं जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो निकलेगा स्ट्रेट लाइन पे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बहुत कम होगा, एक ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छे से नहीं प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन ही नहीं आएगी, तो आगे हमारे पास कोनिक सेक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो जगह जगह हमको टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी होगी, नॉर्मल की निकालनी होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो एक क्वेश्चन ऑफ पैराबोला पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन अब वही दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन को अच्छे से आना चाहिए। ओके। और दूसरी बात, फैमिली ऑफ द लाइंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर
ये सब चीजें मैंने आपको करा रखा है, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर है, ऑर्थो सेंटर के ऊपर, सर्कम सेंटर के ऊपर, सेंट्रॉइड के ऊपर जो ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम होती है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। हाँ, लोकस की बात कर रहा हूँ। लोकस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी मैंने बताया कि लोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वी आर गोइंग टू गो टुडे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टफ। ये टफ भी होता है, इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टफ ऑल्सो। ठीक है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। जो आदमी, हमने आपसे कहा ना कि लोकस के क्वेश्चन कर लिए, समझिए पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, खत्म बात। बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस इतना माइंड में रखिएगा। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला या द ट्रायंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन दैट वी हैव डन, दे आर वेरी इजी। सो टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द लोकस ऑफ ए पॉइंट। वी विल डू सम प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम वही होगी, फिर से कह रहा हूं, जो स्ट्रेट लाइन बेस्ड होंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला, बस यही सब यूज होना है, बाकी कोई चीज नहीं यूज होनी है। ठीक है, और बिफोर मूविंग टू द स्ट्रेट लाइन आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। ओके, द शिफ्टिंग और origin of the axis without rotation is called translation. If the origin 0 0 is shifted to a point h comma k without rotation, then the new system of the coordinates are given as, अब इसने कहा क्या है, ये चीज है क्या, बता देता हूं। समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको मालूम भी होना चाहिए, अच्छे से ही मालूम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं बता रहा हूं कि क्या है। वी आर हैविंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास स्मॉल एक्स है, ये हमारे पास स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट है। वी आर हैविंग ए पॉइंट P. I'm just showing here. I'm having a point P whose coordinates are x, y. I can write. मेरा मतलब ये है कि पॉइंट P का यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास स्मॉल x होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो हाइट आ जाएगी हमारे पास स्मॉल y आएगी। मैं लिख के बता दे रहा हूं, लेकिन आई हैव टेकन द ओरिजिन टू बी 0 0। ओरिजिन यहां से, सारी डिस्टेंसेस यहां से मेजर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी एक्सिस को हम लोग जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये एक्सिस को पूरा उठा के ऐसे इधर आगे शिफ्ट कर दिया, पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू वाई। उसको रोटेट नहीं कराना है, ट्रांसलेट कर देना है, पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो उस टाइम पे मान लीजिए ये पॉइंट जो ओरिजिन होगा, जो भी है, शिफ्ट होके इस जगह पे चला आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग इट हैज कम हियर। अब ओरिजिन जो होगा यहां पे आ जाएगा। अब ये येलो कलर की लाइन जो है नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। अब नया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, उसको हम बोलेंगे, ये एक्सिस को बोल देंगे कैपिटल एक्स, और ये वाला एक्सिस बन जाएगा कैपिटल वाई। ये सिस्टम हमारा बदल जाएगा। नाउ द पॉइंट इज सेम। पॉइंट तो अपनी जगह पे, हमने सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट करा है या एक्सिस को ट्रांसलेट किए हैं। और उस टाइम पे नया वाला कोऑर्डिनेट ये 0 0 आएगा। अब सारी डिस्टेंसेस हम इसी पॉइंट से मेजर करेंगे। पहले जो, और 0 0, जस्ट ए मिनट, एंड इसके जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में जो कोऑर्डिनेट थे h कॉमा k थे, फिर से रिपीट ले रहा हूं, उसके h कॉमा थे, ओरिजिन को उठा के हमने h कॉमा k पे रख दिया। सो आई एम रबिंग दिस आउट, द कंफ्यूजन होगा तो 0 0 नहीं है, बेसिकली कीप इनटू द माइंड दैट इज द ओरिजिन एंड आई एम गोइंग टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यू ओरिजिन और पॉइंट h k इन द प्रीवियस कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। ओके, हटा दे रहे हैं तो आप कंफ्यूजन होंगे कि ये 2 बार 0 0 का है, बट दिस इज द ओरिजिन। ये ओरिजिन है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का, और ये पॉइंट है एच के स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। अब नए वाले सिस्टम में ये डिस्टेंस जो मेजर करेंगे हम, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्स। ये डिस्टेंस जो आएगी वो कैपिटल एक्स आ जाएगी। इसके नए कोऑर्डिनेट बनेंगे कैपिटल एक्स, और ये जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी कैपिटल वाई। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पुराने वाले कार्टेशियन सिस्टम में के अंदर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई थे। अब नए वाले सिस्टम के अंदर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ जाएंगे। वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स पी टू बी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब ज्योमेट्री से अगर बात करें तो कैपिटल एक्स जो डिस्टेंस निकलेगी यहां से यहां तक की, वो टोटल डिस्टेंस एक्स माइनस एच आ जाएगी। तो कैपिटल एक्स वी कैन रिप्लेस, वी कैन से द कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एच। इसी तरह से कैपिटल वाई जो निकलेगा, कैपिटल वाई है, दिस इज द कैपिटल वाई, नॉट स्मॉल वाई, दिस इज द कैपिटल वाई। और ये जो हाइट निकलेगी, टोटल हाइट पहले वाई थी और उसके बाद ये हाइट हमारे पास के है, तो वाई माइनस के बन जाएगी। राइट,
तो कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट वाई माइनस के आ गए। दिस इज द फॉर्मूला दैट समटाइम्स वी नीड टू रिमेंबर, है ना। ऐसे कर लेते हैं, फिर से रिपीट दे रहे हैं, फिर से रिपीट दे रहे हैं, दोबारा बता दे रहे हैं। अगर ओरिजिन को मैंने 0 0 को एक्स वाई सिस्टम में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ट्रांसफर कर दिया एक पॉइंट एच कॉमा के पे, ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अन्य वाले कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कैपिटल एस कैपिटल वाई आ जाएंगे। कैपिटल एस की वैल्यू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल वाई माइनस के। बस सीधा सीधा फॉर्मूला है दैट वी नीड टू कीप रिमेंबर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को या जो भी एक्सिस है उसको रोटेट भी करा सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू मेक ए फिगर फॉर दैट। एक मैंने फिगर ऐसे बनाई, आई एम हैविंग स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, एक पॉइंट स्मॉल एक्स से, ये एक्सिस है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, आई एम हैविंग ए पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मैंने ले लिए। अब मैंने ओरिजिन को ट्रांसलेट नहीं किया या पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस मूव नहीं कर रहा हूं, एक्सिस को रोटेट करा दिया। एक्सिस को रोटेट करा दे रहे हैं बाय एन एंगल थीटा। तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस रोटेट होके यहां पे आ गया बाय एंगल थीटा और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस एक्सिस को कैपिटल वाई बोलेंगे और इस एक्सिस को हम कैपिटल एक्स बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। उस टाइम पे पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले सिस्टम में या न्यू कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ जाएंगे। यहां पे ये डिस्टेंस जो निकल के आएगी दैट विल बी कैपिटल वाई और ये डिस्टेंस जो आएगी कैपिटल एक्स आ जाएगी, ये कैपिटल एक्स आ जाएगा और ये कैपिटल वाई आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा। आई विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू कैपिटल एक्स एक्सिस एंड द कैपिटल वाई एक्सिस, उसी से डिस्टेंस मेजर होगी, उसके अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे एंड आई विल गेट इट टू बी पॉइंट पी, आई कैन राइट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर मैंने पुराने वाले एक्सिस को, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा रोटेट कर दिया, तो नए वाले कार्टेशियन सिस्टम के अंदर पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई थे वो चेंज होकर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बन जाएंगे और कैपिटल एक्स की वैल्यू जो आएगी स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा आ जाएगी और कैपिटल वाई के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो आ जाएगा स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नीड टू रिमेंबर। इसको याद करके रखना पड़ेगा, लेकिन रोटेशन ऑफ द एक्सिस जो होता है ना बहुत ज्यादा नहीं होता है। जेई वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, मालूम होना चाहिए, वो अपनी जगह पे है। एंड दिस फॉर्मूला लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेंबर, है ना, याद करने में परेशानी भी आ रही है, बट वी हैव ए वे, इसका एक तरीका होता है याद करने का, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, है वो बता दे रहा हूं। एक मिनट, एक काम करिए, ऐसे एक्सिस बनाइए एंड जस्ट राइट हेयर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यहां पे लिखिए और यहां पे एक लाइन खींच दीजिए, इसको कैपिटल एक्स बोल दीजिए, इसको कैपिटल वाई बोल दीजिए। एक काम करिए, यहां पे लिखिए कॉस थीटा और इधर लिख दीजिए कॉस थीटा। अच्छा, यहां पे लिखिए माइनस ऑफ द साइन थीटा और यहां पे लिख दीजिए साइन थीटा एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। अब इसको याद करना बहुत आसान हो गया, वी कैन राइट वेरी इजीली। कैसे लिखेंगे वो बताने जा रहा हूं, जस्ट ए मिनट। कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखूंगा तो कैपिटल एक्स हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो आ जाएगा एक्स इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा वाली टर्म आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। चलिए, यू कैन राइट कैपिटल एक्स दैट इज स्मॉल एक्स कॉस थीटा, स्मॉल एक्स कॉस थीटा। उसके बाद यहां पे साइन थीटा आएगा, वाई आएगा तो प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा। यू हैव गॉट दिस, ये अपने आप आ गया। दूसरी बात, अब हम कैपिटल वाई लिखना है तो आई एम गोइंग वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की साइड में चलेंगे, तो कैपिटल वाई जो आएगा मेरे पास माइनस में स्मॉल एक्स साइन थीटा आ जाएगा। तो एक्स वाला बाद में लिख दे रहे हैं, माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद प्लस में हमारे पास आ जाएगा स्मॉल वाई कॉस थीटा, स्मॉल वाई कॉस थीटा, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखिए तो फॉर्मूला हमारे पास मैच हो गया एंड वी कैन रिमेंबर दिस वेरी इजीली बाय दिस मेथड ना, इस मेथड से याद कर लेंगे, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ता हूं। ओके, ये फॉर्मूला मैंने बना दिया, ये अलग कर दे रहा हूं।
इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज एक और भी है, हालांकि इस फॉर्मूले को मैं डेराइव भी करा सकता हूं, बता भी सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। बट एनीवे, आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एक कॉन्सेप्ट होता है, जो भी चीजें हैं इसको मैं डेराइव करके बता दे रहा हूं, समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट, अच्छा रहेगा। बेसिकली वॉट एवर वी हैव रिटन, यहाँ पे जो भी चीज लिखी, जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो टिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, टिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ है। कैसे, वो बता दे रहा हूं। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू डेराइव इट। हालांकि मैथमेटिक्स के अंदर डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स वी शुड नो द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलेस। कुछ फॉर्मूलेस के या कुछ चीजें हैं जो डेरिवेशन अच्छे होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं, या जो कॉन्सेप्ट भी उससे क्लियर होता है, तो वो कर लेने चाहिए। वही करने जा रहा हूं, डेरिवेशन दे रहा हूं। ठीक है, ड्राइंग ए फिगर। ये मेरे पास स्मॉल एक्स एक्सिस, स्मॉल वाई एक्सिस है, और वी आर हैविंग ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई मैंने मान लिए हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद एक काम करने जा रहा हूं, एक्सिस को रोटेट कर दिया, ओरिजिन को वहीं रखना है, ओरिजिन को चेंज नहीं करना है। और पुराने वाले में जब ट्रांसलेट किया तो ओरिजिन शिफ्ट हो गया था पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस। अब इसको मैंने जो है थोड़ा सा रोटेट करा दिया। तो ये वाला एक्सिस कैपिटल वाई बन जाएगा और ये वाला एक्सिस कैपिटल एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब हमें पॉइंट पी की कैपिटल एक्स एक्सिस से हाइट निकालेंगे या डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल वाई। और पॉइंट पी की हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो बनेगी वो कैपिटल एक्स होगी। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालने हैं, एंड वी आर गिवन दैट आई हैव रोटेटेड द एक्सिस बाय एन एंगल थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से डेराइव करने जा रहा हूं, शॉर्ट करने जा रहा हूं। एक काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पॉइंट पी को ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस मैंने स्मॉल आर मान लिया, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस निकलेगा ओरिजिन से, पुराने वाले सिस्टम में भी आर रहेगा और नए वाले सिस्टम में भी आर रहेगा। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, वो नहीं चेंज हुआ है। वो नहीं चेंज हुआ है, कोई बात नहीं। एक काम कर रहे हैं, इस पूरे एंगल को थोड़ी देर के लिए मैंने फाई मान लिया, ठीक। और पुराने वाले सिस्टम में इसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई दे रखे हैं, तो बेसिकली यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं मान लीजिए। तो ये हाइट हमारे पास जो है स्मॉल वाई आ रही है, यहां पे लिख दे रहा हूं, और ये डिस्टेंस स्मॉल एक्स आ रही है, इसको लिख दे रहा हूं, ओके। अब एक काम कर रहा हूं, टोटल एंगल फाई था, हमने थीटा रोटेट कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विद एंगल फाई माइनस थीटा। ये एंगल छोटा सा फाई माइनस थीटा बच गया, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली है, कैपिटल एक्स जो निकलेगा ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल एक्स। आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, ओके। कैपिटल एक्स आई एम राइटिंग इट टू बी, ये बनेगा आर कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा, स्मॉल आर कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा, फाई माइनस थीटा ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, आर भी मैंने मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, दैट इज आर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस साइन ए साइन बी, कॉस फाई कॉस थीटा, प्लस आर आउटसाइड है तो आर आगे भी रहेगा, साइन फाई साइन थीटा है। शॉर्ट में करा रहा हूं डेरिवेशन को, ज्यादा लेंथी नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर यहां पे फिगर में देखेंगे तो स्मॉल आर कॉस फाई जो पहले से था मेरे पास, स्मॉल आर कॉस फाई, उसकी वैल्यू स्मॉल एक्स है, और स्मॉल आर साइन फाई उसकी वैल्यू मेरे पास स्मॉल वाई है। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज, स्मॉल आर कॉस फाई, स्मॉल आर कॉस फाई, इसकी जगह मैं एक्स लिख दूंगा, और एंड स्मॉल आर साइन फाई, इसकी जगह मैं जो हूं फाई, ये थीटा मैंने लिख दिया, इट इज फाई। स्मॉल आर साइन फाई की जगह वाई रख दूंगा, देन व्हाट आई एम गेटिंग, स्मॉल एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा स्मॉल एक्स कॉस थीटा, स्मॉल एक्स कॉस फाई है। आर कॉस फाई की जगह मैंने एक्स लिख दिया, यहां पे आर साइन की जगह वाई रख देंगे, देन आई एम गोइंग टू बी वाई साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला आई टोल्ड, ये फॉर्मूला बताया था, उसको डेराइव करा दिया। इन द सेम वे, इन द सेम वे आई कैन कैलकुलेट द कैपिटल वाई, कैपिटल वाई भी इसी तरह से निकल जाएगा, उससे कोई परेशानी नहीं है। द सेम वे, तो ऑब्वियस है, आई एम गोइंग टू राइट कैपिटल वाई।
कैपिटल वाई फिगर के हिसाब से बनेगा आर ऑफ साइन फाइव माइनस थीटा, साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज आर साइन थी साइन फाइव कॉस थीटा माइनस आर रहेगा कॉस फाइव साइन थीटा, कॉस फाइव साइन थीटा। ये आ गया। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आर अननोन है और फाइव वगैरह भी नहीं मालूम है हमें, लेकिन आर कॉस फाइव की वैल्यू एक्स होती है, ठीक, और आर साइन फाइव की वैल्यू वाई होती है, तो इसकी जगह वाई पड़ जाएगा और आर कॉस फाइव की जगह एक्स पड़ जाएगा। सो कैपिटल वाई आई एम जस्ट राइटिंग आर साइन फाइव दैट इज स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस आर कॉस फाइव दैट इज स्मॉल एक्स साइन थीटा। ठीक है, और यही फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा, स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा और देयर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया, ठीक है, वो मैच कर गया और कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। एक मिनट अभी बता रहा हूं। कभी कभी यहां पे तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मैंने निकाल दिए थे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म्स में, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकाल लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है, या मान लीजिए हमारे पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे रखे कोऑर्डिनेट्स, हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालने हैं, तो एक काम करेंगे, ये जो येलो वाला एक्सिस सिस्टम है या जो भी एक्सिस है उसको थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जब थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट है वो कन्वर्ट के स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बन जाएंगे। कैसे बनेंगे दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। एक काम कर रहा हूं, बता रहा हूं। टू गेट स्मॉल एक्स, टू गेट वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, टू गेट वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई in terms of capital X and capital Y, in terms of capital X and capital Y, ठीक है। तो सीधा सीधा एक काम करेंगे, थीटा की जगह माइनस थीटा रख देंगे। ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखे हैं, तो कैपिटल एक्स जो है न्यू सिस्टम है, ये न्यू सिस्टम है, और कैपिटल वाई जो है हमारे पास न्यू सिस्टम है। नए सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो ये फॉर्मूला आएंगे जो हमने थीटा रोटेट कराया था, लेकिन अब हमने क्या करा है, माइनस थीटा रोटेट करा दिया है, और नए सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई बोल रहे हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बोल रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस, सीधे सीधी अब आंसर लिखने जा रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। नए सिस्टम में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बन गया, तो स्मॉल एक्स जब लिखेंगे, फॉर्मूला था हमारे पास स्मॉल एक्स पुराने सिस्टम वाला, जो अभी मेरे पास कैपिटल एक्स है। दूसरी बात, एंगल हमने थीटा नहीं माइनस थीटा कराया है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा या कॉस थीटा बात एक ही आ जाएगी, कॉस थीटा बात एक ही आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद पुराने वाले सिस्टम में ये वाई था, और अभी मेरे पास पुराना वाला सिस्टम कैपिटल वाई है, और थीटा की जगह माइनस थीटा आ जाएगा, तो माइनस वाई साइन थीटा। अब ये नए वाले सिस्टम जिसको हम एक्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बोल रहे हैं, उसमें फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से नए सिस्टम में अब जो हमने बनाया है तो वो वाई बन गया है, वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, दैट इज स्मॉल वाई। पुराना वाला सिस्टम था तो उसमें कैपिटल एक्स था, और ईटा हमने थीटा की जगह माइनस थीटा, तो एक ही चीज रहेगी, तो कैपिटल वाई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। अब थीटा को हमें माइनस थीटा रखना है, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स रखना है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एंड आई विल गेट कैपिटल एक्स साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया, ऐसे आ गया, कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी है। दूसरा तरीका ये भी, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप उससे भी लिख सकते हो, उससे भी लिख सकते हो। पुराने वाले स्लाइड पे मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन उसको यहां पे मैं लिख के बता दे रहा हूं। एक सेकंड, जगह चाहिए मुझे, थोड़ी सी जगह किधर ले समझ में नहीं आ रहा है, चलिए उधर ही ले लेता हूं। अभी जो मैंने फिगर बनाई थी ऐसे बनाई थी, यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा था, ये कैपिटल वाई लिखा था, ये स्मॉल एक्स लिखा था, ये स्मॉल वाई लिखा था, यहाँ पे कॉस थीटा था, इधर डायगोनल में भी कॉस थीटा था, इधर मैंने माइनस साइन थीटा लिखा था, और इधर मैंने साइन थीटा लिखा था, ये लिखा था, है ठीक है। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हम कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ले सकते हैं, वर्टिकली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल वाई की वैल्यू जो है वर्टिकली चलेंगे तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम। अब उल्टा काम करने जा रहा हूं,
स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालूंगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के उसमें, तो हॉरिजॉन्टली मूव करिए। तो स्मॉल एक्स आई कैन से दैट इज कैपिटल एक्स कॉस थीटा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा आ जाएगा, और उसके बाद माइनस में वाई साइन थीटा। देखिए टर्म मैच करेंगे, हॉरिजॉन्टली चलना पड़ेगा ना, स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो कैपिटल एक्स के साथ कॉस थीटा आ गया, माइनस वाई साइन थीटा आ गया। फिर अगर हमें स्मॉल वाई निकालना है, जब स्मॉल वाई निकालना है तो हॉरिजॉन्टली चलेंगे, तो कैपिटल एक्स साइन थीटा बन जाएगा। देखिए कैपिटल एक्स साइन थीटा, ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, और उसके बाद हमारे पास कैपिटल वाई कॉस थीटा आ जाएगा, वो टर्म ये लिखी है। तो इट इज मैचिंग, अपने आप मैच कर गया। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इफ यू रिमेंबर दिस टेबल। हाँ, इस टेबल का ध्यान रखिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो उस टाइम पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा इफ यू रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, बहुत आसान है। ठीक है, कॉस कॉस डायगोनल में रहेगा, और उसके बाद साइन साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये चीज मैंने आपको बता दी। इफ यू कीप रिमेंबर द फॉर्मूला इट इज वेरी गुड। नहीं, अगर भूल गए, ये भी भूल गए कि यहाँ पे माइनस है, कि यहाँ पे माइनस है, इट डजंट टेक एनी टाइम, कोई टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड काम है, ट्रिग्नोमेट्री से फिगर ड्रॉ करिए, फॉर्मूला डेराइव कर लीजिए, खत्म बात। ठीक है, चलिए। एक चीज ये भी होती है ना कि जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जिसके ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर पूछ लिया तो उसमें कंफ्यूजन हो गया, टाइम लग गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। हालांकि हमें मालूम है कि अगर हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का फॉर्मूला ही नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे फटाक से ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लीजिए, एक लाइन लगती है। फॉर दैट रीजन आई हैव टोल्ड यू। चलिए खैर, नाउ वी आर गोइंग टू डू वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो ट्रांसलेशन के ऊपर है, रोटेशन के ऊपर नहीं करा रहा हूं। ठीक है, यह भी एक प्रॉब्लम, जरा इसको देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट दे रखा है, जो भी इक्वेशन है कर्व का है, इलिप्स है, पैराबोला है, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। when the origin is transferred to the point -1, 2 without changing the direction of the axis, basically translation, he's talking about the translation। ठीक है, हम जो है एक्सिस को ट्रांसलेट कर रहे हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू फॉर्मूला दैट इज कैपिटल एक्स जो होता है वो हमारे पास एक्स माइनस एच बन जाता है, और कैपिटल वाई जो होता है मेरे पास स्मॉल वाई माइनस के बन जाता है। एच के टर्म्स में भी फॉर्मूला चलता है, ये भी होता है कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एक्स वन, कैपिटल वाई इज वाई माइनस वाई वन, जब हम ओरिजिन को एक्स वन वाई वन पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे एच के लिखा, यू कैन यूज एनी सिंबल, चाहे एच के यूज कर लीजिए, चाहे एक्स वन वाई वन कर लीजिए, एनीवे इज शिफ्टेड टू द पॉइंट दिस वन। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है, और k की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो कुल मिला के कैपिटल x जो निकल के आ रहा है, कैपिटल x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज x माइनस ऑफ द h, यानी कि -1 से +1 बन गया, और कैपिटल y जो आ रहा है y -2 बन गया, k की वैल्यू 2 है। ओके, वी आर गिवन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। तो एक काम करेंगे, हमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में रिलेशन चाहिए, नई कार्टेशियन सिस्टम में इक्वेशन चाहिए, हमें जो भी आंसर चाहिए वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में चाहिए। कोई परेशानी नहीं है। फ्रॉम हेयर आई कैन से स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स -1 है, और यहां से हमारे पास स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल वाई +2 है। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा था इसने 2x², वो मैं लिख दे रहा हूं, 2x² प्लस वाई स्क्वायर -3x प्लस 5y -8 टू बी 0, ये इक्वेशन दे रखी है, एंड वी नीड टू राइट द इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन रखकर इन द न्यू कार्टेशियन सिस्टम, नए वाले सिस्टम में इक्वेशन लिखनी है, जहां पे एक्सिस को मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। सो स्मॉल एक्स जो होता है कैपिटल एक्स -1 होता है, सो आई एम जस्ट राइट 2 टाइम्स कैपिटल एक्स -1 होल स्क्वायर, एंड स्मॉल वाई की वैल्यू है कैपिटल वाई +2 होल स्क्वायर -3 टाइम्स स्मॉल एक्स की जगह मेरे पास कैपिटल एक्स -1 प्लस 5 वाई +2 दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई, नहीं +5 वाई प्लस -8, आई फॉरगॉट -8 है, -8 लगा देता हूं, यहाँ पे -8 रह गया,
-8 टू बी 0, ऐसे लिख दिया। नाउ वी नीड टू ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। हाँ, आई एम राइटिंग डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां से 2 आएगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा पहली ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट में खोलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल वाई स्क्वायर आ जाएगा, उसको मैं लिख दे रहा हूं। एंड इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमेशा एक चीज की आदत डालनी लेनी चाहिए, हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए। हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म लिखिए। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखिए, फिर वाई स्क्वायर का लिखिए। यूजुअली एक्स वाई का नहीं होता है, अगर है तो उसको लिख दीजिए। उसके बाद एक्स वाला टर्म लिखिए, उसके बाद वाई वाला टर्म लिखिए और बाद में कांस्टेंट लिखिए। मेक ए हैबिट टू राइट इन दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लिखेंगे हमेशा, तो प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई भी चीजें नहीं होंगी। अदरवाइज रैंडमली मत लिखिए, इट्स कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट ए गुड थिंग है, ये नहीं करना है। चलिए, तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद x वाला टर्म माइनस में 3 कैपिटल एक्स आ जाएगा, y वाला टर्म यहां से प्लस में 5 कैपिटल आ जाएगा। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक करी, जल्दबाजी कर रहा हूं, कोई बात नहीं। यहां से 3 कैपिटल एक्स आएगा, यहां से भी -2x आएगा, और -2x इंटू से -4 बनेगा, -3 यानी कि -7x बनेगा। इट शुड बी -7x। यहां पे गलत लिखा है, फिर से रिपीट ले रहा हूं, समझिएगा। यहां से -2x इंटू 2 -4x बनेगा, यहां से -3x यानी कि माइनस में 7x आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज कैपिटल एक्स। अच्छा, उसके बाद कैपिटल वाई लिखने जा रहा हूं, तो यहां पे भी एक कैपिटल वाई है, ओके, इट इज नॉट ए स्मॉल वाई, इट इज कैपिटल वाई। चलिए, इसको भी साफ साफ लिख दे रहा हूं, इट इज कैपिटल वाई एंड आई एम गेटिंग कैपिटल एक्स हियर। कैपिटल वाई की टर्म लिखने जा रहा हूं। यहां से हमारे पास आएगा 2 2 4 4 कैपिटल वाई, और यहां से 5 वाई, दैट इज 9 वाई, 9 कैपिटल वाई, ठीक। उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म लिखेंगे। यहां से 1 इंटू से 2 आ जाएगा, 2 और 4 5 आ जाएगा, 5 3 8, 8 और 10 18, 18 माइनस, ओके, 8 हमारे पास 10 बन रहा है। फिर से देखते हैं यहां से क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 4 6 6 3 9, 9 10 19, 19 में से 8 जाएगा 11 प्लस 11, एंड दैट इक्वल टू 0, दैट इज माई आंसर। और ये मेरे पास आंसर आ गया। छोटी सी चीज है। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, आंसर जो मेरे पास आया ये आंसर है, पर एक काम करते हैं, यूजुअली ऐसे प्रैक्टिस, आंसर जो होता है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो व्हाट वी डू, अब नया जो सिस्टम बन गया था, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन जस्ट वी राइट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये ऐसे प्रैक्टिस है, ये ऐसे कर दिया जाता है। सो अब हम जो है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिख देंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह, सो दैट आंसर मैचेस। लेकिन सीधी सी बात है, अब जो मैं लिखूंगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये पुराने वाले स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं है, वो नए वाले के स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। सो आई एम राइटिंग द आंसर, आंसर लिखने जा रहा हूं। कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स लिख दीजिए, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 7x हो जाएगा, प्लस में 9y हो जाएगा, प्लस 11, दैट इज 0। बट we need to understand this small x small y are the coordinates with respect to the new system, new Cartesian system, ठीक है ना। वो पुराने वाले एक्स वाई नहीं है, नए वाले एक्स वाई है, ठीक है। दैट्स ऑल। आपने सिंपल कैपिटल एक्स लिखा तो ठीक है, स्मॉल एक्स लिखा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। है, नेक्स्ट आर्टिकल पे जाने जा रहा हूं, व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द लोकस। बेसिकली हमें लोकस पढ़ाने के लिए हमने ये जो है क्लास रखा था, लेकिन अब ये है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन के बारे में बता दिया, मैंने कहा चलिए उसको नहीं छोड़ा जाता है, कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दैट पॉइंट अंडर वन और मोर गिवन कंडीशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। लोकस होता क्या है, देखो सीधी सी बात बता दें, लोकस जो होता है दैट इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट। लोकस जब भी निकलेगा पॉइंट का निकलेगा, और लाइन का लोकस नहीं होता है, सर्कल का लोकस नहीं होता है, लोकस निकलेगा एक पॉइंट का। लोकस का मतलब हिंदी में पाथ, ठीक है। कौन सा कर्व बनेगा, कौन सा पाथ बनेगा, अंडर ए गिवन कंडीशन, कौन सी कंडीशन दे रखी है जिसके अंदर वो कौन सा पाथ बनाएगा, दैट इज कॉल्ड लोकस। और उसकी क्वेश्चन लिख देते हैं जो भी पाथ बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई एम सेइंग लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 1,2 ले सकते हैं, 2,3 ले लिया, 0 ले लिया, डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लिया, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। अब ऐसे है, मैंने दे दिया, मेरे पास एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ए लिख दिया, वो 0, 0 भी हो सकता है, या इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी दे रखे हैं 1,2 5,7 जो भी दे दिए हैं। एक पॉइंट निकालना है, पॉइंट पी है, वो मूवेबल होगा, मूव करेगा इन सच ए मैनर, इस तरह से कि उसका डिस्टेंस जो निकलेगा ए से वो कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए 5 है या 10 है जो भी है। तो पॉइंट पी यहां पे आएगा, ये डिस्टेंस हमने मान लो फॉर एग्जांपल 5 कर दिया, तो उसकी डिस्टेंस 5 है। उसके बाद ऐसा होगा कि पॉइंट पी यहां ना हो के यहां पे भी हो सकता है, तो डिस्टेंस 5 रहेगी, पॉइंट पी यहां पे भी हो सकता है। कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि पॉइंट पी कैन बी एनीवेयर ऑन दिस सर्किल, है, यहाँ कहीं पे भी होगा, उसकी डिस्टेंस जो निकलेगी ए से वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो आई कैन से लोकस मींस पाथ, पाथ ऑफ द पॉइंट पी जो मूव कर रहा है उसका हमारे पास डिस्टेंस ऐसे कांस्टेंट है। आई कैन से लोकस इज नथिंग, लोकस इज ए सर्किल। अब जो आंसर आएगा, जो भी आएगा, लोकस इज ए सर्किल, ठीक है, जो उसका पाथ है पॉइंट पी का वो एक सर्किल होगा, या एक सर्किल की क्वेश्चन आ जाएगी। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया। अब उसके बाद आती है प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकस के ऊपर जो प्रॉब्लम होंगी कीप इनटू द माइंड। ठीक, एक चीज पहले बता दे रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है और जेई क्वालिफाई करना है तो लोकस को तो एकदम ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। उसको लोकस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ गाइडलाइंस है, कुछ तरीके हैं, वो करना है, वो तो ठीक है, वो बताऊंगा भी बताऊंगा। दूसरी बात ये, लोकस के ऊपर बेस प्रॉब्लम दिखाई पड़े तो उसे करिए जरूर, छोड़िए नहीं। ये छोड़ने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है कि नहीं नहीं हो जाएगी बहुत इजी है, कर लिया, नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी है। लोकस की प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ी, उसे पकड़ के करिए जरूर, हर हालत से, चाहे वो इजी हो और चाहे वो टफ हो। उसके बाद कुछ दिन बाद आदत पड़ जाएगी तो लोकस की प्रॉब्लम इजीली हैंडल हो जाएंगी, नहीं तो परेशानी बनी रहेगी। इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं वो सब बताऊंगा, भी बाद में बताऊंगा। लोकस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था, इसकी डिस्टेंस बराबर है। कभी कभी कोई और कंडीशन होगी कि वो उस लाइन से ये एंगल बना रहा है, या उसे इतना, बहुत सारी चीज हो सकती है, ठीक है। इतनी सारा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा अभी, जब तक सर्किल या पैराबोला नहीं स्टार्ट होता तब तक लोकस को समझ पाना मुश्किल काम होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो भी कंडीशन दे रखी होगी, जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसको हमें यूज करना होगा। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है तो हार्ड एंड फास्ट ये समझ लीजिए, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको सबसे पहले आप एच के या x1 y1 मान लीजिए। यहां पे तो मैंने बोर्ड पे जो है आपको एच के लेके बता दिया, लेकिन यूजुअली आई नेवर डू टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पॉइंट पी, जिसको मैंने कहा था उसको मैं एच के लेके नहीं करता हूं। पुराने वाले क्वेश्चन भी मैं एच के लेके नहीं करता हूं। जो ट्रांसलेशन रोटेशन बात है, हम सिंबल जो है x1 y1 यूज करते हैं, वो हमारे लिए कन्वीनियंट है, ठीक है। एंड इट इज ए गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी प्रैक्टिस भी है कि आप x1 y1 लेके करिए। हालांकि कुछ बुक्स में कुछ क्वेश्चन में एच के से कराते हैं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप एच के लिए या x1 y1 ले लिए, लेकिन x1 y1 ज्यादा समझ में आएगा, एच के नहीं समझ में आएगा। और जे की प्रॉब्लम देखेंगे, अच्छी बुक देखेंगे तो आप यूजुअली यही पाएंगे कि लोकस निकालना या कुछ भी कर रहे हैं, यूजुअली वी अवॉइड टू टेक द पॉइंट एच कॉमा के, यूजुअली वी टेक x1 y1, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है, आसानी से समझ में आता है। तो ये जो पॉइंट होगा जिसका लोकस निकालना होगा, आप उसको x1 y1 मान लीजिए, ठीक है। अब जो भी कंडीशन दे रखी है कि इतनी डिस्टेंस पे है, उसका स्लोप ये है, ये चीज है, वो चीज है, जो भी दे रखा है कंडीशन, उसको हमें यूज करना होगा। किसी भी तरह से x1 y1 में एक रिलेशन लाना होगा, यूजिंग द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दी जाएगी उसको यूज करके किसी भी तरह से x1 और y1 में एक रिलेशन ले आइए, ठीक है। और जब आप इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशन लोकस लिखेंगे, जो भी करेंगे, तो हो सकता है कभी कभी आपको कुछ अननोन मानने पड़ जाए, कुछ वेरिएबल आपको एज्यूम करना पड़ जाए कि लाइन का स्लोप हमने m मान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जो भी अननोन, जो भी वेरिएबल आप एज्यूम करेंगे उसको एलिमिनेट करिए। अब बस यहीं पे परेशानी आती है, परेशानी यही आती है जब हम लोकस निकालते हैं तो कुछ अननोन या कुछ वेरिएबल को एज्यूम करना पड़ता है, अब वो हमारे पास अननोन होता है, उसको एलिमिनेट करने वाला काम ये मुश्किल है।
ये मुश्किल है, उसको एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। अब एलिमिनेट करना है, जो भी अननोन लिया उसका कोई तरीका तो नहीं है कि एक पार्टिकुलर तरीका है, आप ये तरीका फॉलो कर लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा। कैसी इक्वेशन बनी है उसके अकॉर्डिंग सोच समझ के वी नीड टू एलिमिनेट दैट अननोन एंड वी नीड टू ब्रिंग ए रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1। x1 y1 में रिलेशन आ जाए, कोई अननोन कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए किसी हालत से नहीं। और जब x1 और y1 में रिलेशन आ जाएगा तो x1 की जगह x रख देंगे और y1 की जगह y रख देंगे, दैट विल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट P, दैट इज x1 y1। ये इसका तरीका है। यहां तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन हर चीजें पढ़ के नहीं आती है, वो करके ही आती हैं। तो वॉट एवर आई हैव सेड दैट इज रिटन इन द लैंग्वेज, यू कैन गो थ्रू इट, बट फिर से बता रहा हूं, लोकस करना है तो माइंड में रख लीजिए। पहला काम, कुछ भी लिखने के पहले जो पॉइंट का लोकस निकालना है उसको x1 y1 लिख दीजिए बस। और 1 मिनट का पॉज लीजिए, 1 सेकंड का पॉज लीजिए और सोच लीजिए अब आपको करना क्या है। क्या क्या कंडीशन दे गई है वो सब ठीक है अपनी जगह पे, अब हमें करना क्या है, x1 और y1 में रिलेशन लाना है, खत्म बात। x1 और y1 में रिलेशन ले आएंगे, गिवन कंडीशन या जो भी चीजें दे रखी है उसको यूज करना होगा। The moment I get the relation between x1 और y1, I will replace x1 by x and y1 by y। और इतना भी ध्यान रखना है, बीच में अननोन माना या कोई वेरिएबल हमने लिया तो उसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव। ठीक है, इसका हमने मेथड बता दिया, तरीका बता दिया कि कैसे करना है, बस है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे लोकस कभी क्लियर नहीं होगा, तब कभी क्लियर नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में। आपको जब क्वेश्चन करेंगे सर्किल है, पैराबोला है, वहां पर जब लोकस निकालेंगे तब ये क्लियर होगा। इन द वेरी बिगनिंग द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, आपको लगेगा बड़ा आसानी से हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, आसानी से नहीं होता ये। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब टॉपिक पे आ रहे हैं। वॉट एवर आई हैव सेड, जो भी मैंने कहा उसको मैं यूज करके बताने जा रहा हूं, ठीक है। Equation of the locus of the point which moves so that the difference of the distances from the point this and this is 4 unit। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। एक काम कर रहा हूं, फिगर बना दे रहा हूं। अब यहां पे इसने एक पॉइंट दिया था 3,0 एक्स एक्सिस के ऊपर था, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने 3,0 मैंने पहले ही बता रखा है। कोऑर्डिनेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको फिगर बना दीजिए हम, और थोड़ा सा एक्यूरेट बनाएंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो आप फिगर में जरूर लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास -3,0 है। दिस इज ए पॉइंट बी, हिज कोऑर्डिनेट्स ही हैज गिवन -3,0। ये सिमेट्रिक दे दिया, नहीं तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। आई कैन गिव 1 पॉइंट टू बी 30, अनदर पॉइंट आई कैन गिव -10 है, तो कैलकुलेशन आ जाएगा। तो जब इस सिमेट्री रहेंगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए दिया गया है। इट विल सेव माई कैलकुलेशन। उसके बाद इसने कहा था फाइंड द लोकस ऑफ यूनिट सो दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस इज 4। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है इस तरह से कि उसका B से डिस्टेंस और A से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, ठीक है, PB और PA का जो डिफरेंस है दैट ही हैज गिवन 4। तो PB माइनस PA की वैल्यू इसने कहा है 4। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब पॉइंट P जिसका लोकस निकालना है, तो पहला काम तो ये करना है कि हमें इसको x1 y1 लेना है। कंडीशन ये है कि P से B का डिस्टेंस माइनस P से A का डिस्टेंस 4 है, इसको यूज करना है। यूज करेंगे x1 y1 रिलेशन आ जाएगा। देन आई विल रिप्लेस x1 विद x, y1 विद y एंड आई विल गेट द लोकस ऑफ द पॉइंट P। सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज एक और भी है, ऐसे ही बता दे रहा हूं, अभी फिगर करके अभी रब कर दूंगा इसे। लोकस मैंने कहा था पाथ होता है, तो पॉइंट P यहां होगा तो दोनों का डिफरेंस वापस 4 आ गया। पॉइंट P कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहां पे भी आ जाए तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, ये भी 4 बन जाए। पॉइंट P इस सिमेट्री से नीचे भी आ जाए तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस भी 4 आ जाए। पॉइंट P यहां आ जाए तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस 4 आ जाए। तो पॉइंट P कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, तो ये मूव कर रहा है। तो इट इज मूविंग इन ए सर्टेन पाथ। टेढ़ा मेढ़ा पैराबोला भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, ठीक है ना। इट इज मूविंग इन ए सर्टेन पाथ। ये कर्व ट्रेस बनेगा, ये पैराबोला बने, एलिप्स बने, या उल्टा सीधा ही बन सकता है। लोकस हो सकता है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, बेसिकली है ना, इसकल टू कुछ आ जाए 4 की पावर 2/3, ऐसे भी आ सकता है। सो वी नीड टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। समटाइम्स वी गेट ए वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन x y, कभी कभी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आ जाती है, बट एनीवे नो नीड टू वरी। अब पॉइंट P का लोकस बनाना है तो समझाने के लिए बताया था कि P मूव कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वी कैन हैव नंबर ऑफ पॉइंट्स
पी पॉइंट कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहां मूव कर रहा है, और वॉट एवर द कर्व वी आर ऑब्टेनिंग वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। चलिए, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन की बता दिया, अभी 2-4 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है समझ में आने में कि लोकस है क्या। लोकस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फालतू वाली फिगर नहीं बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था। जस्ट इरेज इट, जस्ट मेक ए फिगर, ठीक, एक ही फिगर बना देना, ये नहीं कि बार बार हमें, ठीक है। जस्ट ए मिनट, हम, अच्छा ये तो लिया था मैंने, अब मैं भूल गया सब है, सभी मिटा दे रहा हूं, ठीक है, चलिए हटाइए, ओरिजिनल कहां पे थे ये भी मैं भूल गया हूं। ओके, तो पी ए माइनस पीबी की वैल्यू जो है इसने दे रखी थी 4, एंड दिस इज द पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट -30, ओके, एट दिस +30 और ये -30 है। जस्ट ए मिनट, इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से रिपीट ले रहा हूं, ये पॉइंट पी है, इसका लोकस निकालना है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेंगे, एच के नहीं ले रहा है मैं, एच के से नहीं करता हूं, और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो क्वेश्चन में दिया था पीबी माइनस पी ए इक्वल टू 4, आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, पीबी का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखाएंगे, देन आई कैन राइट दैट इज x1 माइनस ऑफ -3 दैट बिकम्स +3 होल स्क्वायर प्लस y -0 है, तो y स्क्वायर आ गया, छोटी टर्म के, नहीं तो y +2 होता या y -5 होता तो दिक्कत आती, माइनस पीबी, पीबी जो निकलेगा डिस्टेंस पॉइंट पी का ए से निकलेगा, ए के कोऑर्डिनेट 3,0 थे, सो आई विल राइट x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये लिखेंगे। अच्छा, आई कैन लीव द आंसर यार, मैं आंसर यहीं पे छोड़ दूंगा, x1 y1 में ये रिलेशन आ गया, आई कैन से दिस इज द लोकस, हाँ, बट वी डोंट राइट इन द स्क्वायर रूट, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन देखने में अच्छी लगेगी, सही लगेगी, है, इसलिए कर रहा हूं, ओके। लेकिन एक परेशानी है, राइट साइड में स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन -2ab आ जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो स्क्वायर रूट में हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, देन आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड, तो आपको तरीका मालूम ही होगा, किसी भी एक टर्म को राइट में ट्रांसफर कर दिया एंड देन डू स्क्वायर, उसके बाद में स्क्वायर करिए, दैट आई एम गोइंग टू डू, आई एम राइटिंग x1 + 3, अच्छा 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, y स्क्वायर बाद में समझ जाएंगे ऐसा क्यों, प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, आई एम शोइंग है अंडर रूट, ये एक काम कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बड़ी सी टर्म है ना, तो इसको कहां तक लिखेंगे या जो भी है, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली एवरीथिंग, है, इस टर्म को राइट में ट्रांसफर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली, देन व्हाट आई गेट x1 + 3 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये y1 है, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस दैट होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 बच जाएगा, प्लस आई विल गेट x1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड आई विल गेट a टर्म 2 times a, that is 4 under root of x1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, हाँ। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या जो भी मैथमेटिक्स, छोटी मोटी चीजें अपने आप भी थोड़ा सा मेंटली करनी जाती हैं। अब एक काम करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये y1 स्क्वायर की टर्म, ये y1 स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई, उसके बाद लेफ्ट साइड में आएगा x1 स्क्वायर प्लस 9 और राइट में आएगा x1 स्क्वायर प्लस 9, वो भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 6x1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 6x1 आएगा, -6x1 को उधर ट्रांसफर करिए, यू आर गोइंग टू गेट 12x1, उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे, उसकी वजह होती है, अभी स्क्वायर कराना पड़ेगा, अंडर रूट की टर्म है, बट बिफोर मेकिंग द स्क्वायर जितनी भी टर्म्स है सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, जब स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट खत्म हो पाएगा, अगर यहाँ पे 16 रहेगा तो अंडर रूट खत्म नहीं होगा, so I'm transferring 16 on the left side, huh? So I'm getting -16, that is equal to, फिर से रिपीट ले रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में x1 स्क्वायर प्लस 9, यहां पे भी x1 स्क्वायर प्लस 9, वो कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे 6x1 आएगा, यहाँ पे -6x1 आएगा, राइट में ट्रांसफर कर दिया 12x1 आ जाएगा, 16 को राइट में लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया तो -16 आ गया। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 है, और आई एम हैविंग अंडर रूट ऑफ x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये चीज आ गई। ये मेथड्स होते हैं, देखो हमको फॉलो करने पड़ेंगे, बेसिक मेथड्स हैं इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक काम कर रहे हैं, हमारे पास इसको छोटा कर दे रहे हैं, 4 से कैंसिल हो रहा है, सो आई एम गेटिंग 3x1 माइनस 4 से कैंसिल करेंगे 4, दैट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो राइट साइड में अंडर रूट है वो खत्म हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, और आई एम गेटिंग 3x1 -4 है ना, 3x1 -4 होल स्क्वायर, 3x1 -4 होल स्क्वायर, स्क्वायर करके लिख दिया। राइट साइड में आई एम गेटिंग 4 टाइम्स x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 टाइम्स inside the bracket I am having x1 -3 whole square plus y1 square, ये टर्म है। चलिए इसको ब्रैकेट खोल के लिख के बता दे रहा हूं, आई एम गेटिंग हेयर 9x1 स्क्वायर, आफ्टर दैट आई विल गेट 24x1, ऑर्डर में लिखे हैं 24x1, आफ्टर दैट आई विल गेट 16, राइट साइड में 4 होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई विल गेट x1 स्क्वायर, I will get -6 of the x1, I will get plus of the 9 plus y1 square, ये टर्म आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, 9x1 स्क्वायर है, इधर से 4x1 स्क्वायर है, x1 स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट में, देन आई एम गोइंग टू गेट 5x1 स्क्वायर। अच्छा, अब y1 स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, राइट में 4y1 स्क्वायर है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में 4y1 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज और दिख रही है, माइनस में 24x1 है, राइट में ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस में 24x1 आ जाएगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब कांस्टेंट वाली टर्म लिखने जा रहा हूं, इधर 16 है और राइट में 4 इंटू 9 36 बनेगा, 36 माइनस 16 दैट विल गिव मी 20। ओके, अब ये क्वेश्चन आगे, आई कैन राइट द लोकस है, आई कैन राइट द लोकस, सीधे सीधे आंसर लिखा जा सकता है, लोकस लिखा जा सकता है। आई एम गोइंग टू राइट द आंसर नाउ। I will replace x1 की जगह x लिख दूंगा। I got a relation between x1 y1 and we are having only a constant terms है, 20 की टर्म्स है, बाकी कोई अननोन या वेरिएबल है ही नहीं, और मैंने लिया ही नहीं है। इस क्वेश्चन में इतनी आसानी थी कि मतलब कोई अननोन मैंने लिया नहीं। आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा तो कोई अननोन या कोई वेरिएबल हमें अज्यूम करना पड़ेगा, और वहां पे जब एलिमिनेट करेंगे वहां पे परेशानी आती है, ठीक है। लोकस का क्वेश्चन बस वहीं पे मुश्किल होता है जब अननोन को हमें एलिमिनेट करना होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां तो था ही नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आई एम गोइंग टू रिप्लेस x1 विद x एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस y1 विद y। आई कैन से द लोकस, लोकस इज x1 की जगह x लिख देंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 20, एंड दैट इज माई आंसर। वी कैन लीव द आंसर एज इट इज, ऐसे लिख देंगे, या फिर एक काम करते हैं 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 से डिवाइड करेंगे देन आई एम गोइंग टू गेट x स्क्वायर बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ऐसा क्यों करा है उसकी वजह बता देता हूं। जिन लोगों ने हाइपरबोला वगैरह पढ़ रखा, जिनको हाइपरबोला की वगैरह नॉलेज होगी, तो उनको ये मालूम होगा, ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने लोकस के लिए दिया था क्वेश्चन, ये लोकस का क्वेश्चन है ही नहीं, ये डेफिनेशन है हाइपरबोला की। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, locus of a point so that distance from a fixed point or for a given point is constant, I said it is a circle। सर्किल होता है जिसका एक पॉइंट से डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट रहता है, ठीक। उसी तरह से हाइपरबोला भी होता है। हाइपरबोला की डेफिनेशन ये होती है कि 2 पॉइंट्स होते हैं, तो कोई एक पॉइंट such that the difference of the distances between 2 points is a constant, then the path traced by the point is called a hyperbola। तो वो हाइपरबोला की डेफिनेशन होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो जिनको हाइपरबोला की नॉलेज है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय दिस वे वी कैन राइट द आंसर डायरेक्टली। ये जो आंसर आया इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है। वी हैव द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन मालूम है, वी कैन यूज देम एंड वी कैन राइट द लोकस ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला डायरेक्टली।
लेकिन मेरा इंटेंशन जो था आपको लोकस कैसे निकालना है वो बताना था, इसलिए मैंने ऐसे करा था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी एक आध चीज छोटी मोटी है, हमने कहा था पीबी माइनस पी ए इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं है, आप पीबी माइनस पी ए 4 हो सकता है, कभी कभी पी ए माइनस पीबी भी 4 हो सकता है। आई डोंट नो विच लेंथ इज लार्जर, है ना। बेसिकली दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन अबाउट दिस। अब बाद में स्क्वायर करना ही करना है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मॉड लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जेई के भी क्वेश्चन कराने हैं थोड़े से, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ओके, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगर बिगिनिंग के लिए बात करी जाए, जब आपको लोकस सीखना हो तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना चाहिए, तो इससे यहां से बहुत चीजों का आइडिया लग जाएगा। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें बस लोकस के ऊपर यही करना चाहिए। दिस इज द स्टार्टिंग। A stick of the length L rests against the floor and the wall, basically XY axis है। If the stick begins to slide on the floor, find the locus of the middle point of the stick। हाँ, मिडिल पॉइंट ऑफ द स्टिक। क्वेश्चन क्या है ये चीजें बता दे रहा हूं, लोकस क्या बनेगा ये बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देन आई विल गो टू द सॉल्यूशन है। अच्छा, मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वी आर हैविंग ए स्टिक, कोई भी चीज है, लैडर है, जो भी है, उसकी लेंथ इसने दे रखा था एल। तो ये एक हमारे पास स्टिक है या जो भी चीज है, ये लैडर है, जो भी है, इसको मैंने ए बी बोल दिया। इसकी लेंथ इसने ए से बी तक की जो भी दे रखी, ए बी इक्वल टू एल। एल इज ए कांस्टेंट है ना, एल कांस्टेंट है। जो भी आंसर आएगा वो एल के टर्म्स में रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। ये जो स्टिक है ये हमारे पास इसके ऊपर स्लिप हो रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर स्लिप हो रही है, एंड वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसका जो मिड पॉइंट निकलेगा पी यहां पे आएगा और इसके हमें लोकस निकालना है, इसको मैं x1 y1 ले लूंगा। अच्छा ठीक है, अब दूसरी चीज एक और है, ये पॉइंट पी कैसे चेंज हो रहा है ये बता रहा हूं। ये स्टिक स्लिप करेगी तो पॉइंट ए थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा, तो पॉइंट बी यहां पहुंच जाएगा, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। उसका मिड पॉइंट यहां आ जाएगा। थोड़ी देर बाद पॉइंट ए यहां पे आ जाएगा, पॉइंट बी यहां पहुंच जाएगा, तो उसका मिड पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो मिड पॉइंट जो है वो कभी यहां पे है, कभी यहां पे है, कभी यहां पे है, इट इज मूविंग है। तो ये एक पाथ फॉलो करेगा इस तरह से। अब ये जो पाथ आएगा दैट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट पी। अब ये पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, या कोई सा भी आर्बिट्री कर्व भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड द पाथ ट्रेस बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लैडर और द स्टिक। ये काम करना है। तो ये फिगर तो मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि आपको ये समझ में आ जाए कि लोकस होता क्या चीज है, पाथ कैसे बन रहा है, या पॉइंट पी कैसे मूव कर रहा है, लेकिन इसको करा नहीं जाता, समझने के लिए बताया मैंने। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब इसको इरेज कर रहे हैं, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके, आई एम इरेजिंग दिस। इसको भी इरेज कर रहा हूं, इसको भी इरेज कर रहा हूं। वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट एंड पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट। ये भी इसने कह रखा है कि पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट, है ना। चलिए, अब इसमें एक परेशानी ये है कि हमें अननोन कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। उसको बगैर लिए नहीं निकलेगा, और अननोन को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। पॉइंट ए यहां पे है, ये वाई एक्सिस के पे, आई कैन टेक इस कोऑर्डिनेट टू बी 0 कॉमा के अननोन है, हटाना पड़ेगा। ठीक, आई कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी टू बी h कॉमा 0, h अननोन है, ये भी हटाना पड़ेगा। वी आर हैविंग टू अननोन्स h एंड k, वी नीड टू एलिमिनेट देम लेटर ऑन। उसको हटाना है, लास्ट में हटाना है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम। पहली चीज, पॉइंट x1 y1 इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 कॉमा h। सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे तो h प्लस 0/2 इज x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई कैन से, लिख के बता दे रहा हूं, देखो अच्छी चीज नहीं होती, h प्लस 0/2 इज इक्वल टू x1, और आई कैन से h इक्वल टू 2x1। h की वैल्यू 2x1 आ गई, बना दिए इसको इक्वेशन नंबर 1। लोकस के क्वेश्चन करने तो इक्वेशन 1 2 3 4 कई सारी इक्वेशन बनती हैं। तीन तो बहुत ही कॉमन है, 4 4 5 5 बन जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, यूज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर द y कोऑर्डिनेट। आई कैन से k प्लस 0/2 दैट इज इक्वल टू y1, एंड आई कैन से द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2y1। ये सेकंड इक्वेशन बन गई।
अब एच और के में हमें रिलेशन चाहिए, और दूसरी चीज जो हमने अभी तक नहीं करी है, ये नहीं यूज करा है कि लेंथ ए बी की जो एल है, ठीक है, और हमें इन दोनों को यूज करके एच के एलिमिनेट करना होगा। दो इक्वेशन बनी है, और ठीक है। तीसरी इक्वेशन ए बी की लेंथ है और ए बी स्क्वायर इज एल स्क्वायर, ठीक है, और ए बी स्क्वायर पाइथागोरस से यूज करके लिखेंगे तो ये एच है, ये के है। नाउ वी आर हैविंग वन मोर इक्वेशन, उस इक्वेशन को लिख दे रहा हूं। दैट प्लेस इंपॉर्टेंट, जो कंडीशन दे रखा है वो अब ये हम यूज करने जा रहे हैं, हालांकि पहले लिखना चाहिए था, डेलिबरेटली नहीं लिखा था, ठीक है, कोई बात नहीं। सो आई एम राइटिंग एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज गिवन एल स्क्वायर। दिस ये मेरी तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक। नाउ आई कैन एलिमिनेट एच एंड के फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशन। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, बहुत दूर की बात बता रहा हूं, बहुत दूर की बात बता रहा हूं। एच और के दो अननोन थे, जब अननोन दो हैं तो इक्वेशन तीन चाहिए होंगी, एक इक्वेशन एक्सेस चाहिए होगी, समझ लीजिए, तभी इलिमिनेट होगा एच कॉमा के, ठीक है, नहीं तो इलिमिनेट नहीं होगा। जो भी वेरिएबल हम मानेंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे, कभी तीन वेरिएबल होगा या चार वेरिएबल होगा, मान लीजिए तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे तो चार इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और जब तक एक इक्वेशन ज्यादा नहीं आएगी, जो भी अननोन आपने माना होगा इलिमिनेट नहीं होगा, वो नहीं हो सकता इलिमिनेट, उसकी वैल्यू निकलती है, वो x1 और y1 के टर्म्स में उसकी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन इलिमिनेट नहीं होगा। h की वैल्यू आ जाएगी x1 y1 के टर्म में, k की वैल्यू आ जाएगी x1 y1 के टर्म में, लेकिन x1 y1 में रिलेशन नहीं आ पाएगा, h के दोनों हटेंगे नहीं, ठीक है। तो एक इक्वेशन ज्यादा लिखनी पड़ती है। जब आप लिख लीजिए तब सोचिए कि अब हम उसको इलिमिनेट करना है, उसके पहले तो सोचिए भी ना, उसके पहले तो सोचिए भी ना कि इलिमिनेट करना है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। एक इक्वेशन ज्यादा, जितने अननोन्स होंगे, यहां पे दो ही थे इसलिए तीन इक्वेशन लिख दी। नाउ वी कैन इलिमिनेट। अब यहां पे बहुत आसान दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3 में एच के को हटाना। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एच एंड के इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एच की जगह 2x1 है, तो ये बन जाएगा 4x1 स्क्वायर। आफ्टर दैट के की जगह रख देंगे 2y1, तो दैट इज 4y1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। Now what happened? I have got a relation between x1, y1 and L. L तो हमारे पास नोन है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लोकस होगा, जो भी आंसर होगा वो L के टर्म्स में होगा। We are having only the constant term, so I can say locus. Locus of the point P जो भी है x1, y1 है, so I can say that is 4x square plus 4y square, that is equal to L square. ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एंड आंसर इज मैचिंग, आंसर ये मैच कर रहा है। अभी ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया, तो मैंने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करा है, उससे करा दिया है। लेकिन एनीवे इतनी स्पेस में, छोटी सी स्पेस में मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूंगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अक्सर हम लोग जो है क्वेश्चन जो करते हैं, या लोकस में भी रहेगा, आगे भी आएगा, कॉनिक सेक्शन में रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी इन्वॉल्व होती है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन हम ज्योमेट्री लग रही है, ठीक है। दैट आई एम गोइंग टू डू, हाँ, वो करा दे रहा हूँ, शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, जल्दी से समझ में आ जाएगा। जस्ट ए मिनट, आई नीड अल्टरनेट, शॉर्ट में करा रहा हूँ, अल्टरनेट, छोटी सी फिगर बनाऊंगा, हो जाएगा। ओके, आई एम हैविंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस दे रखे हैं, और उसके बाद एक लैडर है या जो भी चीज है उसकी लेंथ एल दे रखी है। पी इज द मिड पॉइंट, ये पी है जिसका मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है। यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस l/2 है, इधर भी l/2 है, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट। थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे बना दिया। अब ये x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस x1 आ जाएगी, ये हाइट y1 आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा मानना है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब x1 की वैल्यू ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ लेंगे, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी l/2 cos थीटा। सो आई कैन से x1 इज l/2 ऑफ द cos थीटा। आई एम मेकिंग दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 1। नीचे वाला ट्रायंगल पकड़ लेंगे, तो आई कैन से द y1 इज को l/2 sin थीटा, और y1 की वैल्यू l/2 ऑफ द sin थीटा आ जाएगी। आई हैव गॉट दिस इक्वेशन। अब एक काम कर रहे हैं, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर करा देंगे। पहले इक्वेशन का स्क्वायर प्लस दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करा देंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, उधर से l स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, आई एम राइटिंग एक्स फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, दैट गिव्स मी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड राइट द लोकस, रिप्लेस x1 with x, replace y1 with the y, and I can write the locus, that is x square plus y square is equal to 4l square। ये आ गया, ठीक है। अब जिन लोगों को मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4 या 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये सर्किल की इक्वेशन आएगी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। तो लोकस जो भी पॉइंट पी का आएगा दैट विल बी ए सर्किल, ये जो पाथ बनेगा वो सर्किल बन जाएगा। ये मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। बट आई विल मेक ए लिटिल चेंज, क्वेश्चन यही कराऊंगा, सब कुछ यही रहेगा, बट आई विल मेक ए लिटिल चेंज, छोटी सी चेंज करा दूंगा। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, यहाँ पे स्लाइड पे नहीं है। ओके, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। हमने कहा ना एलिमिनेट करने वाला काम मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे हल्की सी परेशानी आएगी, लेकिन वो भी सिमिलर ही रहेगी, है ज्यादा चेंज नहीं आएगा। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द लैडर, या जो ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्टिक, पॉइंट ऑफ द स्टिक, सेम क्वेश्चन है, उसकी लेंथ एल है, सब कुछ वही है। लुक एट द पॉइंट ऑफ स्टिक विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स, डिवाइड करके वर्ड यूज कर ले, स्टिक इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। एक काम कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिगर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये दिस इज द प्रॉब्लम, बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, बट इट इज क्लियर है। ओके, वी आर हैविंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लैडर या जो भी यहां पर स्टिक है वो स्लिप कर रही है। आई हैड टेकन दिस पॉइंट टू बी ए, नीचे ए लेना चाहिए था, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी ए लिखिए, किसी को भी लिखिए, लेकिन ए एक्स एक्सिस पर अच्छा लगेगा और बी वाई एक्सिस पर अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता उससे। We need to find the locus of a point which divides the stick in the ratio 1:2। इस स्टिक के ऊपर एक पॉइंट है जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 दे रखा है, तो एक्स एक्सिस से 1 ले रहे हैं, वाई से 2 दे रहे हैं। इसका मतलब ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर मतलब यही होता है, बट इट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। ए की साइड से 1 है या ए की साइड से 2 है, बताना चाहिए। नहीं बताया तो यू कैन टेक फ्रॉम द एक्स एक्सिस, 1:2 का मतलब x2y है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज ए पॉइंट P, इसका लोकस निकालना है। अभी मैंने कहा अगर लोकस निकालना है तो पहला काम करना है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लेने हैं, आगे तो हमें कुछ करना है वो बाद में सोचा जाएगा। सो आई एम गोइंग टू टेक इट्स कोऑर्डिनेट टू बी x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 ले लिए। अब दूसरी चीज ये है कि लैडर की लेंथ जो है ए बी दे रखा है, इट इज गिवन है, ये चीज गिवन है, ए बी इज है। अब इसको यूज भी करना है, ठीक है, इसको बगैर यूज करे तो नहीं आएगा। सो आई एम गोइंग to use the Pythagoras and all those things, I will take the coordinates of the point B to be h, 0, जैसे अभी किया था वही करूंगा, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 0, K ले लिए, यही मैंने पहले भी किया था। ये डिस्टेंस h है, ये हाइट हमारे पास k है। यूजिंग पैथागोरस या जो भी चीज है, सबसे पहले कंडीशन लिख लेनी चाहिए, वो इजी रहता है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कंडीशन को सबसे पहले लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे लिखा जा सकता है। सो लेट्स राइट इट फर्स्ट, पहले इसको लिखिए, ठीक है। I can say AB is L, or I can say H square plus K square, that is equal to L square, that is my equation number 1। और दूसरी चीज मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि मेरे पास H और K दो अननोन है, तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, 3 इक्वेशन चाहिए होंगी एच के में और x1 y1 में, देन आई कैन एलिमिनेट, अदरवाइज वी कैन नॉट। एक इक्वेशन बन गई, बाकी लिखने जा रहा हूं। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट x1 है, एंड इट इज डिवाइडिंग पॉइंट AB इन द रेशियो 2:1। सो आई एम गोइंग टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला, आई एम राइटिंग है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके लिखने जा रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू गेट 2h, आई एम शोइंग यू, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 + 1
दैट इज इक्वल टू x1। सेक्शन फॉर्मूले का क्रॉस में होता है, 2 इंटू एच लिखेंगे तो 1 इंटू 0 आएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग, वैल्यू ऑफ द h दैट इज 3/2 ऑफ द x1। ये क्वेश्चन बना दिए, और लोकस के क्वेश्चन में इक्वेशन बनाते रहिएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, फटाफट इक्वेशन बना दीजिए जब वो थोड़ी सी ठीक ठाक कंडीशन में हो। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, जब अच्छी सी एक्सप्रेशन आ जाए तो मेक दिस इक्वेशन, आफ्टर दैट वी नीड टू एलिमिनेट। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफाई इट है फर्स्ट। ओके, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 इंटू 0 बन जाएगा प्लस 1 इंटू के आएगा डिवाइड बाई m प्लस 1 और 2 प्लस 1 दैट इज द y कोऑर्डिनेट, दैट इज y1। कुल मिला के मेरे पास जो आ जाएगा k की वैल्यू जो आएगी, k की वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू गेट 3y1। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ आई हैव गॉट 3 इक्वेशंस। नाउ आई कैन एलिमिनेट h एंड k। अब h और k को एलिमिनेट कर रहे हैं तो मेथड वही लेंगे जो पहले लिया था, है ना, वही चीज करने जा रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में h और k की वैल्यू x और y के टर्म में निकल गई, उसको पुट करने जा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 में h का मतलब h स्क्वायर 9/4 ऑफ x1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस k स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 9y1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये आ गया है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x1 स्क्वायर प्लस 36y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर, ये आ जाएगा। I have got a relation between x1, y1 and l. L is known to us, so I can say the locus. हाँ, अब आंसर लिख सकता हूँ, locus लिख सकता हूँ। I can say the locus. x1 की जगह x और y1 की जगह y रख देंगे, that is 9x square plus 36y square is equal to 4l square। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और जिनको नॉलेज होगी, जिनको मालूम होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स की क्वेश्चन है, वी शुड नो इट है। पहले ही मैंने कहा था ये क्वेश्चन करना जरूरी रहता है, ठीक रहता है, अच्छा रहता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कैसे है, क्या है, ये सब चीजें जिनको नॉलेज है वो समझ जाएंगे, अदरवाइज नो नीड टू वरी। जब आप एलिप्स पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जब मिड पॉइंट था तो वहां पर सर्किल बन रहा था, लेकिन वो मिड पॉइंट नहीं होगा, 1:2 में, 1:3 में या किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, द लोकस ऑफ द पॉइंट गेट्स चेंज, इट बिकम्स ए एलिप्स। चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, अब 2-3 क्वेश्चन है, जेई के करा देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इजी होंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर या लोकस के ऊपर, है ना, लोकस में तो पैराबोला के ऊपर आते हैं, स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते हैं। बट ऐसा भी नहीं कि आएगा ही नहीं कभी, ऐसा भी नहीं होता है, 4-5 साल में तो आता ही आता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जेई 2021 का, दैट आई एम गोइंग टू डू। अभी जो कराया क्वेश्चन उससे मैच करता होगा। लेट ए पॉइंट P be such that its distance from the 2 points 5,0 is thrice the distance of the P from the point -50। एक पॉइंट A ले लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स 50 है और दूसरा पॉइंट -50 दिए, दोनों पॉइंट सिमेट्रिक दिए ताकि कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। एंड वी नीड टू फाइंड ए पॉइंट सच दैट distance of the point A is the 3 times the distance from the B, whatever it is. If the locus of the point P is a circle of the radius R, then 4R square। अब इसने यहां पर उसने कह ही दिया, बता ही दिया है कि जो भी लोकस आ रहा है वो हमारे पास सर्किल आ रहा है, ये इसने कह दिया। ठीक है, बट एनीवे आई विल फाइंड द लोकस, आई विल सी दैट इट इज ए सर्किल। अब वो जो लोकस आएगा वो सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी। जब सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी तो वी हैव द फॉर्मूला टू गेट द रेडियस। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, तो वो मैं अभी बता दूंगा, उसे यूज कर लेंगे, लेकिन वो अपने आप आ जाएगा जब आप सर्किल पढ़ेंगे। बट दोज हु नो दे कैन डू है। बेसिकली वी नीड टू फाइंड द लोकस, सर्किल तो सेकेंडरी चीज है, मेन पार्ट क्वेश्चन का ये है कि दैट वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, आफ्टर दैट वी विल गेट द रेडियस, दैट इज वेरी इजी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आ रहा हूं। आई एम जस्ट having distance from a point 5,0, there is a point A, यहां से डिस्टेंस 5,0 है, और देयर इज ए पॉइंट -5,0, दिस इज द पॉइंट बी। अच्छा,
such that its distance from the point is thrice the distance of the P from this. तो we are having a point P यहाँ पे कहीं पे होगा कि P से A का distance जो निकल के आ रहा है that is 3 times the distance of the point B. तो we are given PA की वैल्यू जो है वो 3 times PB. This is the condition given to us and we need to find the locus of the point P. ठीक है, कोई बात नहीं. पॉइंट पी का लोकस निकालना है तो पहले भी मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इसके कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 लिखने ही लिखने हैं. आफ्टर दैट we'll make a relation, we will get a relation between the point x1 y1, है ना. तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है. सो आई कैन से PA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 PB स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर करा के फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट नहीं करेंगे. आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली. PA स्क्वायर जो आएगा x1 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y1 माइनस 0 यानी बेसिकली y1 स्क्वायर आ जाएगा. दैट इज 9 टाइम्स. अच्छा, PB स्क्वायर देखेंगे तो x1 प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस y1 स्क्वायर आ जाएगा. ऐसे आ जाएगा. नाउ आई विल ओपन द ब्रैकेट, आई विल सॉल्व इट एंड आई विल गेट द आंसर. उसी करने जा रहा हूं. ठीक है, on the left side I am just writing x1 square minus 10x1. I am not writing directly लिखा जा सकता है पर लिख नहीं रहा हूं. minus 10x1 plus 25 plus y1 square that is equal to 9 times, इधर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x1 square plus 10x1 आएगा प्लस 25 आएगा और प्लस में y1 square. ठीक है, I am transferring x1 square on the right side. I am getting 8x1 square. अब उसके बाद y1 स्क्वायर की टर्म लिखेंगे. y1 स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो 9y1 माइनस y1 8y1 स्क्वायर बन जाएगा. उसके बाद हम x1 की टर्म लिखेंगे. यहां से 10 इंटू 9 90 और 90 और प्लस 100 बन जाएगा 100x1. y1 की टर्म लिखेंगे तो y1 की टर्म इसमें है ही नहीं एंड कांस्टेंट टर्म दैट आई एम राइटिंग दैट इज 25 minus 25 to be 0. अब ये क्वेश्चन आ गया, बेसिकली आई गॉट द लोकस. लोकस आ गया. अब जरा भी अगर सर्किल की नॉलेज होगी, वी हैव गॉट ए वेरी सिंपल इक्वेशन. नो प्रॉब्लम. I can find the radius, I can find the center, I can get the value of r and 4r square very easily. Now I'm going on the next slide, but I will write the locus first. x1 की जगह x लिख दूंगा, y1 की जगह y रख दूंगा and I'm going to write locus. Just a minute. So locus I am getting that is 8x square plus 8y square plus 100x minus 25 plus 100x. x1 की जगह x लिख दिया, y1 की जगह y रख दिया, minus 25 to be 0 and that is my answer. ये मेरे पास आंसर आ गया. Now this is a circle. जरा भी नॉलेज है तो सबको मालूम होता है दिस इज अ सर्किल, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, नो प्रॉब्लम. बट ही इज आस्किंग द रेडियस 4r स्क्वायर, बेसिकली डायमीटर होल स्क्वायर है. द वैल्यू ऑफ द 4r स्क्वायर और डायमीटर स्क्वायर ऑफ दिस सर्किल. I am going to tell you a formula. Some of you may not be knowing, those who are studying straight line, the locus first time, they may not be knowing. For them I am telling. We have a standard equation of the circle that I am going to tell you. I have a formula x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अगर ऐसे लिखा होता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy टू बी सी 0, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए. अगर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा तो इलिप्स बन जाएगा. When the coefficient of x square y square दोनों सेम होंगे, x y की टर्म नहीं होगी, वो तो ज्यादातर होती भी नहीं है, then it is a circle. तब ये सर्किल होता है. लेकिन anyway, I am going to tell you the center, coordinates of the center. सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट माइनस g होते हैं और y कोऑर्डिनेट माइनस f होते हैं. और उसके बाद जो रेडियस होता है, उसका जो रेडियस निकलता है r, that is under root of g square plus f square minus c. This is the formula to find the radius and center of the circle when we know the equation of circle. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है,
ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों के कोफिशिएंट 1 होंगे एंड आई हैव गॉट 8 हियर। तो पहली बात तो हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे अनलेस वी डिवाइड विद द 8। हाँ, 8 से डिवाइड कर रहा हूं, देन आई एम प्रोसीडिंग। आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 100/8 करा देंगे तो आई एम गेटिंग 25/2। 4 से डिवाइड हो जाएगा 25/2 एक्स। ठीक है, माइनस में 25/8 to be 0. This is the equation that we can write, है ना। 8 से डिवाइड कर दिया, 100/8 करेंगे तो 25/2 बन जाएगा। नाउ आई कैन कंपेयर विद दिस इक्वेशन। 2gx होता है तो 2g की वैल्यू 25/2 आई है। ध्यान दीजिएगा 2g की वैल्यू जो है 25/2 आई है। बेसिकली g की वैल्यू 25/4 है। 2f(y) होता है, f जो होता है y का कोफिशिएंट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने बोल दिया सर्किल की क्वेश्चन, उसके अंदर f वाला टर्म नहीं है, y वाला टर्म नहीं है, तो बेसिकली f इज 0। एंड c का जब कंपेयर करेंगे आई एम गोइंग टू गेट c टू बी -25/8, -25/8। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, आई एम राइटिंग हूं, इसको लिखा दे रहा हूं। लेकिन आर स्क्वायर करके लिखेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू जी स्क्वायर, जी स्क्वायर का मतलब 25/4 होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो 0 है, माइनस सी लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दैट इज 25/8। ठीक है, ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द 4r स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं। सो आई एम गेटिंग 4r स्क्वायर। यहां से 25/16 बनेगा, 25 का स्क्वायर तो 625 बन गया, नीचे 16 रहेगा और 4 से हो गया डिवाइड तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 25/8 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25/2 बन जाएगा। पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे 16 बना था 6 और यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया था, 4/16 से 4 आ गया और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 25/2। वी नीड टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है। जब एलसीएम लेके लिखेंगे तो 4 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहां से 625 और 50 बन जाएगा तो 675 आ जाएगा। ओके, सो 4r स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, 4r स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है 675/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, आंसर नहीं मैच करेगा। कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है। अब इसको मिस्टेक फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 25/8 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सर्किल की इक्वेशन तो सही आएगी। 2gx, 2g के लिए 25/2, g के लिए 25/4, f खत्म हो गया, c माइनस 4r स्क्वायर पूछा था तो जी स्क्वायर लिखेंगे तो 25/4 का 625/16 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 4, जी स्क्वायर प्लस माइनस सी देंगे तो माइनस में 25/8। ओके 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 ओके, गलती क्या करी है, गलती क्या करी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25/2 ही तो बनेगा। एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, 625 प्लस 50 675। आई एम गेटिंग समथिंग डिफरेंट है, बहुत अजीब सी चीज आ रही है। जस्ट ए मिनट, 4r इज इक्वल टू आंसर 56 दिया है। इसको जो सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 127 27 675/4 कराएंगे तो 6 आ गया, 168 अप्रोक्सीमेटली निकालना है। तो आंसर जो भी आ रहा है तो इसने दिया है 56 और आई एम गेटिंग 168 है, तो कहीं मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है देखिए जरा, चेक करिए। इट्स 3 times द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट दिस। ओके 9, कुछ गलत कर दिया है। ओके ओके ओके, गलती क्या करी मैंने देख लिया है। ठीक है, मैंने गलती कर दी, आई एम गोइंग टू चेंज इट। अभी सही करना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट। गलती हो गई एक, यहां पे जब लिखा था तो
9 इंटू 25 बनेगा, 225 बनेगा, यहाँ पे 25 था। ये कांस्टेंट वाली टर्म में मिस्टेक हो गई है, ये कांस्टेंट वाली टर्म में मिस्टेक है। सो आई एम गोइंग टू मेक इट करेक्ट, इसी को करेक्ट करा दे रहा हूं, जस्ट ए मिनट। ठीक है, ओके, फिर से रिपीट ले रहा हूं। x1 स्क्वायर हो जाएगा तो 8x1 बनेगा, और उधर y1 जाएगा तो 9y1 माइनस y1 8y1 स्क्वायर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 90x1 और प्लस 10 100x1 आएगा। 9 इंटू 25 225 बनेगा, माइनस में 25 देंगे तो माइनस में और प्लस में, फिर से गलत बोल दिया, 200 हैज टू बी 0, यहाँ पे प्लस में 200 आएगा। 9 इंटू 25 225 माइनस 25 यानी कि 200 आएगा। अब ये छोटा हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सब कुछ सेम है, कांस्टेंट वाली टर्म गलत लिखी थी, प्लस में 200 है। सो जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू चेंज। इस पूरे क्वेश्चन को शुरू से आखिर तक ही चेंज कर देता हूं, जस्ट ए मिनट। ये सब इरेज कर दे रहा हूं, एक मिनट। नहीं, अब इरेजर अगर बड़ा ले लेंगे तो है नहीं, अवेलेबल नहीं, इससे बड़ा इरेजर है। जस्ट ए मिनट, बहुत ध्यान रखना पड़ता है जेई के क्वेश्चन, जेई के तो नहीं, असल में होता क्या है ना कि जेई के क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होता है ज्यादातर। अब तो हर होने लग गया, अब ये क्वेश्चन पूछने लग गया जिसमें कैलकुलेशन आता है, बट वी शुड बी केयरफुल। हाँ, आई हैव गॉट प्लस ऑफ द 200 दैट इज इक्वल टू 0। जस्ट ओके, 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर 100x प्लस 200। ओके, आई गॉट दिस आंसर है। 4 से कैंसिल करके लिख दे रहा हूं तो छोटा हो रहा है। सो आई एम गेटिंग 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल करेंगे तो 25x आ जाएगा, और जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 50 दैट इज 0। आई कैन राइट द आंसर, आंसर यहां पे लिख देंगे, आई कैन राइट द लोकस। लेकिन अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमारे पास जो होते हैं 1 चाहिए होते हैं, तो फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली 8 से कर देते हैं, एक ही चीज है। लेकिन हमें सर्किल की क्वेश्चन लिखनी थी, फॉर दैट रीजन आई हैव डिवाइडेड विद दैट। है, तो हमने 4 से डिवाइड करके लिख दिया, बट आई नीड टू राइट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्किल की जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें लिखनी है, तो वी नीड टू डिवाइड विद द 8। सो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 100/8 आ जाएगा। 100/8 का मतलब 25/4, पहले भी यही टर्म आई थी। 100/8 लिख दिया तो 25/2, फिर गलत लिख दिया मैंने। 25/2 एक्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस में 25 टू बी 0। चलिए अब क्लास भी खत्म करेंगे थोड़ी देर में, जल्दी थक भी गया हूं। ठीक है, एनीवे अगर कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है तो 2g आई एम गोइंग टू गेट 25/2, और आई कैन से द वैल्यू ऑफ g इज 25/4 एंड द वैल्यू ऑफ द c कांस्टेंट टर्म जो है वो c के लिए 25 आ गई। नाउ आई कैन प्रोसीड, आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ द r। r की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, बेसिक स्क्वायर कराऊंगा, तो r स्क्वायर थक गया हूं एकदम में। g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं 625/16 प्लस f स्क्वायर माइनस c इज 25। ठीक है, ऐसे बन गया। आई नीड टू फाइंड 4r स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं, तो 4r स्क्वायर लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 डिवाइड बाई 4 रहेगा। आफ्टर दैट माइनस 100 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सॉल्व कर लेंगे तो 625 माइनस 100 दैट इज 225 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ द 4r स्क्वायर, 225 को 4 से डिवाइड करेंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट 56.25। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा था नियरेस्ट इंटीजर है, टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर लेंगे तो आई कैन से नियरेस्ट इंटीजर 4r स्क्वायर दैट इज नियरेस्ट इंटीजर इज 56 एंड आंसर विल मैच, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। हाँ, थोड़ा ध्यान से करिए, क्वेश्चन में
कैलकुलेशन मिस्टेक ना करिए। हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि बड़ा क्वेश्चन होता है तो बोर्ड में इधर खड़े उधर नहीं दिखता है, तो समटाइम्स आई मे कमिट ए मिस्टेक, बट यूजुअली कभी होता नहीं है। ये बता देता हूँ, मुझसे कैलकुलेशन की मिस्टेक ये सब चीजें नहीं होती हैं। ओके, एंड नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। The locus of the midpoint of the perpendiculars drawn from the points on the line this to the line this। ठीक है, ऐसा दे रखा है, छोटा क्वेश्चन होगा, इजी होगा, बट एनीवे लेट्स सी व्हाट इट इज। क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। सो जस्ट ए मिनट, एक मिनट। आज कलर भी पेन का जो है ना थोड़ा सा चेंज करो, बट एवरी टाइम आई एम गेटिंग द सेम कलर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम व्हाट ही इज सेइंग। Locus of the midpoint of the perpendiculars drawn from the points on the line x is equal to 2y. We are having a line x is equal to 2y, that is y is equal to mx form, that is a straight line which is passing through the origin, और इसका स्लोप 1/2 आ रहा है, और अगली वाली भी एक लाइन है, इसका स्लोप 45 डिग्री आ रहा है। तो आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, एक्यूरेटली ड्रॉ करते हैं, देखने में अच्छा लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हैविंग दिस लाइन, इक्वेशन of this line is y is equal to 1/2x or x is equal to 2y. You can write any of them, no problem. Okay, and we are given another line। ठीक है, एक और लाइन दे रखी इसने। Perpendiculars drawn from points on this line। इस लाइन के ऊपर पॉइंट लेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, पॉइंट इसके ऊपर लेंगे। ठीक है, टू द लाइन y is equal to x, ये 45 डिग्री की लाइन ऐसे है, y is equal to x। ओके, ये दूसरी लाइन है। व्हाट ही इज सेइंग, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन 1 टू द सेकंड लाइन, लाइन 2। लाइन 1 से लाइन 2 के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री, उधर 90 नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका मिड पॉइंट जो होगा, जो भी होगा वो m करके लिख देना है, इसका लोकस निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट एम का लोकस निकालना है, तो कुछ भी करने के पहले एक काम करिए ना, x1 y1 तो लिख ही दीजिए, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, द कंडीशन गिवन इज, जो भी कंडीशन है, जो भी चीजें दे रखी वो ये दे रखा है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि m1 m2 -1 ये चीज हमें करनी पड़ जाएगी, है ना, बस। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि पॉइंट m जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, अब लोकस के क्वेश्चन में मैंने पहले भी कहा कि कुछ अननोन, कुछ वेरिएबल तो हमको मानने ही पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, मानना पड़ जाता है, अक्सर मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देयर इज ए पॉइंट ए, पॉइंट ए ये है, ये पॉइंट हमने इसको पी करके लिख दिया है। अच्छा, फिगर बना के गंदी करके बता दे रहा हूँ लोकस कैसे निकालना। पॉइंट ए यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया। अगर मान लीजिए इसको रब कर दूंगा, पॉइंट ए यहाँ लेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर मान लीजिए ऐसे पड़ जाएगा, तो उसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और पॉइंट ए अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो इस तरह से मूव कर रहा है। तो वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस मिड पॉइंट। अब बार बार हम नहीं बनाएंगे पाथ बना के, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स आवरसेल्फ, अपने आप समझना होता है, लेकिन शुरू में जरूरी होता है कि बता दिया जाए। एनीवे, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया था, हम इसकी जरूरत नहीं है, आई एम रिमूविंग इट, जस्ट मेक ए सिंगल फिगर। बार बार उसको नहीं बताया जाता, नहीं करा जाता है। तो ये पॉइंट मूव हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, तो वो हमने आपको शो कर दिया। ठीक है, पॉइंट ए यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो आई कैन टेक एनी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए टू बी h, k ले लेंगे या x2 y2 ले लेंगे, जो भी है ले लेंगे। आई हैव टू चॉइसेस, आई कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू बी h, k, तो दो अननोन हो जाएंगे, और नंबर ऑफ अननोन्स जितने कम से कम रखेंगे, इक्वेशन उतनी कम से कम बनेगी, उतने जल्दी से आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो हम h, k ना लेके यहाँ पे पॉइंट ए जो है वो इस लाइन के ऊपर है, तो x कोऑर्डिनेट हम h ले रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट 1/2h आ जाएंगे। या फिर एक काम कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट, y कोऑर्डिनेट हम h ले रहे हैं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट h ले लेंगे तो x कोऑर्डिनेट 2h हो जाएंगे। सो आई कैन से द एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन मे बी 2h, h। हाँ, ये चीज कर लेंगे तो यहाँ पे छोटा हो रहा है, लेकिन ये चीज हमेशा काम नहीं आएगी। यहाँ पे x इक्वल टू 2y दिया था, इक्वेशन होती है अगर x इक्वल टू 2y + 5 तो लेने में परेशानी आ जाएगी। या फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ और होती,
या ये सर्किल के ऊपर दिया होता तो नहीं ले पाएंगे, तब तो हमें x2 y2 या h k लेने ही पड़ेंगे, पर यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम पॉइंट 2h h लेके प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर दैट रीजन आई एम प्रोसीडिंग। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को h रखेंगे तो y की जगह h रखेंगे, x के लिए 2h। ओके, द सेम वे, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू हियर ऑल्सो। इस पॉइंट P के जो है कोऑर्डिनेट्स हम y टू x की लाइन है, तो हम जो है h k या वो सब नहीं लेके k k ले लेंगे। ठीक, ऐसे बन गया। नाउ m इज द मिड पॉइंट, m तो मिड पॉइंट है, तो पहली बात तो सक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो k प्लस 2h, k प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे, दैट विल बी x1, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो k प्लस 2h की वैल्यू जो आएगी मेरे पास 2x1 आएगी, दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा रहे हैं अब उसके लिए y कोऑर्डिनेट के लिए, तो k प्लस h विल बी 2y1, डायरेक्ट लिख दे, चलिए शो कर दे रहा हूं, k प्लस h डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू मेरे पास y1 आएगी, सो आई कैन से k प्लस h दैट इज इक्वल टू 2y1, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब सबसे बड़ी बात ये, पहले मैंने बताया, अभी मैंने बताया है कि मेरे पास दो अननोन h और k आ गए हैं, हालांकि यहाँ पे h के ना लेके बचा लिया, लेकिन फिर भी वी आर हैविंग टू अननोन्स h एंड k। ठीक है, और हमें h और k अननोन या वेरिएबल जो भी मैंने माने उसको एलिमिनेट करना होगा, तो एक इक्वेशन और चाहिए होगी, अदरवाइज एलिमिनेट नहीं होगा। तीसरी चीज जो कंडीशन है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि m तो मिड पॉइंट है, वो तो अपनी जगह पे, बट दिस इज 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हमने अभी तक यूज नहीं करा है, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। जब इसको यूज कर लेंगे तो तीसरी क्वेश्चन तैयार होगी। आफ्टर दैट आई विल एलिमिनेट h एंड k, समटाइम्स इट इज इजी, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट, ये भी चीज होता है। बट एनीवे, ये एंगल 90 डिग्री है, अब इसको कैसे करा जाए जल्दी बताइए। m1 m2 माइनस 1 लगाया जा सकता है। m1 m2 माइनस 1 लगाएंगे तो एक काम करना पड़ेगा, इसका स्लोप तो 1 दे रखा था, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, फिर बाद में बताऊंगा कि किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है। बट लेट्स राइट द इक्वेशन। और लोकस के क्वेश्चन में पहले इक्वेशन लिख ली, बाद में सोचिए कि किसको हमें टच करना है, किस इक्वेशन को नहीं टच करना है। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करना है, डिवाइड करना है, क्या नहीं करना, जैसे इक्वेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग होगा। सो आई एम राइटिंग इनटू शॉर्ट, यहाँ पे ओ लिख दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओरिजिन है, आई एम गोइंग टू यूज m1 m2, तो स्लोप ऑफ द लाइन ओपी लिख के बता दे रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन पी ए, स्लोप ऑफ द लाइन पी ए हैज टू बी -1। अब एक चीज है, पीए का जो स्लोप निकालेंगे तो एक पॉइंट पी और एक पॉइंट एम भी ले सकते हैं, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट ए भी ले सकते हैं, एक एम और ए भी ले सकते हैं। वी हैव ऑल द चॉइसेस, सारी चॉइसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉइंट पी और पॉइंट ए लेंगे तो x1 y1 नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा इजी हो रहा है। वी शुड हैव ए आइडिया फॉर दैट। तो आई एम टेकिंग द पॉइंट पी एंड द पॉइंट ए, एच और के में रिलेशन आएगा, ऊपर भी एच के में रिलेशन है। ठीक है ना, जस्ट वेट। स्लोप ऑफ द लाइन ओपी तो 1 दे ही रखा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। स्लोप ऑफ द लाइन पी ए लिखेंगे तो y2 माइनस y1 बेसिकली k माइनस h डिवाइडेड बाई k माइनस 2h, y2 minus y1 upon x2 minus h1, that is k minus 2h, and that has to be -1। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने p और a लिए थे, x1 y1 क्यों नहीं लिया था, अपने आप समझ में आ जाएगा। सो आई कैन से दैट इज k माइनस h इक्वल टू -1 प्लस 2h, ये आ जाएगा। आई कैन सिंप्लीफाई इट, सो व्हाट वी आर गेटिंग, कितना आएगा 3h, उधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, 3h माइनस k टू बी 1, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, h को इस साइड में ले जाएंगे और k भी उस साइड में चलाएगा, -1 को इस साइड में ले जाएंगे। आई हैव गॉट 3 इक्वेशन, अब ये 3 इक्वेशन आ गई। एंड वी नीड टू एलिमिनेट h एंड k। यहां तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है।
सबसे अच्छा तरीका जो यहाँ पे काम कर रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। एच और के दोनों की वैल्यू निकल जाएंगी x1 और y1 के टर्म में। जो भी एच के की वैल्यू x1 और y1 के टर्म में निकलेगी उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। देन आई विल गेट ए रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1, है ना। तो एनीवे आई एम गोइंग टू राइट समथिंग डायरेक्टली, प्लीज हाँ समझने की कोशिश करिएगा। मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ। जब डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ तो दिक्कत आती है, वो मेरी आदत है ना डायरेक्ट लिखने की। अब कैलकुलेट करूंगा तो गलत हो जाता है। बट एनीवे 1 and 2 आई एम गोइंग टू सॉल्व। फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो 2h माइनस एच बन जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सीधे सीधे डायरेक्टली आ रही। h की वैल्यू आ रही 2 टाइम्स x1 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सबसेट कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y1 आ जाएगा और यहां से k आ जाएगा। आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ k। फिर से समझिएगा, मेंटली समझिएगा। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली में से 1 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 2h कैंसिल हो जाएगा, 2k माइनस के की से k बन जाएगा। यहां से 4y1 माइनस 2x1 आ जाएगा, 4y1 माइनस 2x1 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई के 4 बन गया माइनस 2x1, दैट्स ऑल। नाउ आई हैव थर्ड इक्वेशन 3h माइनस k इक्वल टू 1 है। आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे करा दे रहा हूं, हालांकि जगह इसमें कंप्लीट हो जाएगा, बट एनीवे 3h माइनस k टू बी 1। नाउ 3h minus k that is equal to the 1. Now I am going to put the value of h and k in terms of x and y. h is 2 times x1 minus y1, 2 times x1 minus y1। जैसे लिखा लिख लें तो गलती हो जाती है। माइनस k, k is 4y1 minus 2x1, 4y1 minus 2x1 and that is equal to कितना है 3h minus k to be 1। इसकी वैल्यू इसने 1 दिया था। वी नीड टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहां से 2x1 और यहां से माइनस में 2 यानी कि 4x1 बन जाएगा। माइनस 2y1 आएगा और माइनस में ये हमारे पास 4 है तो माइनस में 6y1 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू द 1, ठीक है ना। 4x1 माइनस 6y1 माइनस 2y1 माइनस 6y1 दैट इज इक्वल टू 1। सो ये तो इक्वेशन आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो x कॉमा 2y, फिर बार बार यही सब मिस्टेक आ रही है। x इज 2y, वो सब सही सही लिखा है। तो k प्लस 2, लेट्स मी चेक है, k प्लस 2h इक्वल टू 2x1, k प्लस h इक्वल टू 2y1, m1 m2 माइनस 1, m1 m2 माइनस 1, k माइनस, अच्छा k माइनस h बाई k माइनस 2h इस माइनस 1, k माइनस h इक्वल टू माइनस। ओके, गलती क्या कर रही है देख तो लिया मैंने, ठीक है। चलिए सही कर रहा हूं, एक सेकंड। जब मल्टीप्लाई किया था तो k माइनस h इधर से आएगा माइनस k, मैंने माइनस 1 लिखा था, ये माइनस k होगा और प्लस में 2h। सो बेसिकली ये तीसरी क्वेश्चन है वो चेंज हुई, तो इसको ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो 3h बनेगा और उसके बाद इज इक्वल टू बन जाएगा इक्वल टू 2k, 3h इक्वल टू 2k, दैट इज माई इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो अपने आप ही आंसर आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव गॉट 3h इक्वल टू 2k एंड दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो ज्यादा परेशानी नहीं है, लेट्स गो बैक। हाँ, बाकी वो तो सब सही लिखा हुआ है, उसमें कोई झंझट नहीं है। ऊपर वाली इक्वेशन को टच किया था तो h के जो भी निकला वो सही निकला है। थर्ड वाली इक्वेशन को मैंने यूज ही नहीं कर रहा। आई हैव गॉट 3h इक्वल टू 2k, सो जस्ट इरेज इट, इसको इरेज ही कर दे रहा हूं। थ्री एच इक्वल टू 2k, I think we have got this. 3h equal to 2. 3h is 2 times x minus 1, basically 6 हो जाएगा x1 minus y1, 6 times हो जाएगा x1 minus y1, डायरेक्ट लिख दिया है। दैट विल बी 2 times k, और ये 2 से जब लिखेंगे तो 8y1 minus 4x1, 8y1 minus 4x1, ठीक है। सॉल्व करेंगे
तो ट्रांसफर कर दिया, इधर ले रहे हैं 6 + 4 10x1 बन जाएगा, और राइट साइड है -6 + 8 यानी कि 14y1 आ जाएगा। सो आई एम गेटिंग 5x = 7y। ठीक है, 5x = 7y। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। 2 से कैंसिल कर देंगे एंड आई विल रिप्लेस x1 with the x and y1 with the y। ओके, आई एम गेटिंग 5x = 7y and that is my answer। आंसर हमारे पास 5x = 7y। इट इज मैचिंग है, यहां से मैच कर दिया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। I have this question. Okay, the straight line to the intersection. This is okay। अभी 2 क्वेश्चन है, और करा दूं या ना कराऊं समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा क्वेश्चन होगा, शॉर्ट में करा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट में समझिएगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन दिस इफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द फिक्स पॉइंट। ठीक है, द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल दिस। छोटा क्वेश्चन होगा, एक ही लाइन में करा दे रहा हूं। We are having 2 fixed point, one point here set Q that is 1,4। ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,4 दिए हैं। There is a point R और उसके कोऑर्डिनेट्स इसने 3,-2 दिए हैं। एंड वी आर हैविंग ए मूविंग पॉइंट, है ना। जस्ट मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। ओके, ए पॉइंट P में ऑन दिस लाइन, पॉइंट P जो होगा, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जो भी दे रखी है, इस इक्वेशन इज 2x -3y + 4 to be 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट P इज समवेयर हियर। पॉइंट P यहां पे है, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। इट्स मूविंग ऑन दिस लाइन। वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट P ये है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, देन आई एम गोइंग टू गेट सेंट्रॉइड समवेयर हियर, G आएगा। एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड G। एक बार फिर से बता रहा हूं, अभी रब कर दूंगा। पॉइंट P है तो सेंट्रॉइड यहां पे आ गया। पॉइंट P अगर मूव कर जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा, तो दूसरा ट्रायंगल बनेगा, तो उसका सेंट्रॉइड मेरे पास यहां जाएगा। पॉइंट P को यहां लेंगे तो हमारे पास एक तीसरा ट्रायंगल बनेगा, उसका सेंट्रॉइड G आएगा। तो सेंट्रॉइड G हमारे पास मूव करेगा एंड इट विल फॉलो ए पाथ। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पाथ, है ना, वही चीज करनी है। जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस थिंग्स। ये फालतू वाली चीजें हटा रहा हूं। ओके, जस्ट मेक ए सिंगल फिगर, है ना, फालतू में नहीं। पहले मैंने कहा था कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है, सबसे पहला काम है आप उसको x1 y1 ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वी नीड टू फाइंड ए रिलेशन। दूसरा दिमाग में बैठा लीजिए, करना क्या है, हमें x1 और y1 में रिलेशन चाहिए होगा एंड वी नीड टू यूज द गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन दे रखी है उसको हमें यूज करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। G जो है सेंट्रॉइड है, तो इफ आई गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, सो आई एम टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू बी x2 y2। मैं h के नहीं यूज करता हूं, h के बड़ा इनकन्वीनियंट होता है मेरे लिए, आई डोंट लाइक है। x2 y2 ले लेंगे, x2 y2 अननोन है, आई विल एलिमिनेट देम। ठीक है, वो तो यूज करना पड़ेगा। यूजिंग द सेंट्रॉइड फॉर्मूला आई एम राइटिंग x1 + 3 + 1। डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। ठीक है, x1 + x2 + x3 फॉर्मूला होता है, तो x2 + 3 + 1 यानी कि x2 + 4, x2 + 4 दैट विल बी 3 × x1। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखूंगा तो मिस्टेक होती है, ज्यादा लिखूंगा तो मिस्टेक आती है। ठीक है, x1। उसके बाद सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं y कोऑर्डिनेट के लिए, y2 - 2 + 4 दैट इज y2 + 2। y2 + 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 रहेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द y1। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट 3y1। दैट इज सेकंड। थर्ड इक्वेशन है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख के दिया मैंने, आई जस्ट एक्सप्लेन यू, वैसे ही करा, लिख के नहीं बताया। दूसरी बात यह कि x2 y2 मेरे पास 2 अननोन है, इक्वेशन अभी 2 है, एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तीसरी चीज जो हमने अभी तक यूज नहीं करी है वो ये कि पॉइंट P लाइज ऑन द गिवन लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको हमने यूज नहीं करा है। अब इसको यूज करके इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, बट आई एम गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट है P लाइज
ऑन गिवन लाइन, लाइन के ऊपर दे रखा है ऑन गिवन लाइन, दैट मीन्स इट विल सेटिस्फाई। और P के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए हैं, लाइन की इक्वेशन 2x था तो 2x2 बन जाएगा, माइनस में 3y2 बनेगा, प्लस 4 हैज टू बी 0। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशन आई नीड टू एलिमिनेट x2 y2 दैट आई हैड टेकन है, वो लिया था मैंने। तो नाउ इट्स वेरी सिंपल, आई एम राइटिंग डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं। ओके, छोटा क्वेश्चन है ये। x2 की वैल्यू पहले वाली इक्वेशन से 3x1 माइनस 4 लिख दे रहे हैं, 2 टाइम्स 3x1 माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स y2 की इक्वेशन 3y1 माइनस 2 बन जाएगी, 3y1 माइनस 2 प्लस 4 टू बी 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आई विल गेट 6x1, y1 की टर्म लिखेंगे तो माइनस में 9y1 आ जाएगा। आफ्टर दैट द कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 8 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 बन जाएगा, तो प्लस 2 बन गया, इसको टू 0। ठीक है, हालांकि ये गलत भी आ जाएगा तो आंसर नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्लोप पूछा है ना। ये कांस्टेंट टर्म कुछ भी आप लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, बट डोंट राइट एनीथिंग रॉन्ग। तो माइनस 8 प्लस 4 दैट इज माइनस 4, 6 माइनस 4 दैट इज, ठीक है, 2। I got a relation between x and y1, so I can write the locus. लेकिन लोकस किसका है? सेंट्रॉइड का है ना, लोकस ऑफ द पॉइंट G। या सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है जिसको मैंने x1 y1 दिया था, पॉइंट P का नहीं है। सो दैट इज 6x माइनस 9y प्लस 2 टू बी 0, दैट इज द लोकस। ऑप्शन के अंदर इसने लोकस नहीं पूछा विद द स्लोप। हाँ, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड इज ए लाइन, लाइन की क्वेश्चन आ गई, ये तो उसने कह ही दिया था। एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन और द लोकस जो भी है, तो y स्क्वायर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म लेंगे, 6/9 दैट इज 2/3। तो स्लोप जो भी लाइन का है वो 2/3 है, 2/3 इज माय आंसर। इट इज मैचिंग विद दैट। ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। दिस क्वेश्चन, a straight line through a fixed point intersects the coordinate axis addressing point P and Q. If O is the origin and the rectangle is completed, then the locus of the R is. अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करूंगा, जल्दी कर दूंगा, खत्म करता हूं। ओके, आई एम ड्रॉइंग एक्स वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स पॉइंट 2,3। वी आर हैविंग ए पॉइंट 2,3। आई कैन हैव मेनी लाइन्स, 2.3 से बहुत सारी लाइन आएंगी, सारी लाइन बना के लोकस नहीं बताऊंगा, आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए लाइन। ओके, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q। कोऑर्डिनेट्स एक्सिस का इसका मतलब ये है, ज्यादातर आप यही ले लीजिए, पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पे ले लीजिए, ये ओरिजिन इसने O दे रखा है और यहां पे इसने पॉइंट Q कह रखा है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q if O is the origin and the rectangle OPRQ। OPRQ एक रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट R आ जाएगा। वी आर कंप्लीटेड रेक्टेंगल इज कंप्लीट। द लोकस ऑफ द पॉइंट R का लोकस निकालना है। जब R का लोकस निकालना है तो सीधी सी बात है, आई विल टेक इट्स कोऑर्डिनेट टू बी x1 y1। बेसिकली अब हमको x1 y1 में रिलेशन चाहिए होगा। अब एक लाइन तो मैंने 2 3 से ये पास कर दी थी, लाइन ऐसे कर सकते थे, 2 3 से ऐसे करा देते, तो P यहां था, Q यहां था, तो पॉइंट यहां पे बन जाता, रेक्टेंगल बनाते। तो तो पॉइंट जो भी है R इज मूविंग, वी नीड टू फाइंड इट लोकस, उसका लोकस निकालना है। चलिए, सो व्हाट इज द बेस्ट वे? एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, मैंने पहले भी कहा, ठीक है, शॉर्ट में करना एक अच्छी चीज होती है। मैं बड़े बड़े जब क्वेश्चन करूंगा, जब एक्सप्लेन करूंगा तो दिक्कत आती हमें, ठीक है, वो मन करता नहीं है, हमारी आदत है नहीं इस तरह की, तो हमें परेशानी आती है। ठीक है, और आप भी हमारी तरह से बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करिए, आदत डालिए, आगे जब क्लासेस आएंगी तो देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। वी शुड नो ऑल दिस मेथड्स। तो वही तरीका होता है, वही उसी तरह से टाइम बचता है, सब कुछ होता है। लेकिन आने दीजिए, बड़ी क्वेश्चन आने दीजिए, इसमें शॉर्टकट और ये सब चीजें जब आएंगी तब बताऊंगा। ओके, जस्ट लेट वेट आई एम कंप्लीटिंग। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो आई कैन से द पॉइंट P जो x एक्सिस के ऊपर आएगा तो इसके x1, 0 आ जाएंगे। y कोऑर्डिनेट y1 है तो Q के भी y कोऑर्डिनेट y1 ही रहेंगे।
नो इतना फिगर बना दिया तो हमें अपने आप ही दिखाई पड़ जा रहा है। क्या दिख रहा है? पॉइंट क्यू, और इसको हमने कुछ ले लिया, चलिए इसको पॉइंट ए ले लिया। क्यू ए पी आर कोलिनियर, क्यू ए पी आर कोलिनियर, पॉइंट क्यू, पॉइंट ए, पॉइंट पी आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया x1 y1 1 x2 y2 1 है, x3 y3 1 0 करा दिए, और या फिर स्लोप क्यू ए का स्लोप एपी के बराबर करा दिए। एक ही चीज रही है, यू कैन यूज द स्लोप और यू कैन use the area, huh? So I can say implies that you can understand I am going to write the area of the triangle half. Condition for 3 points to be collinear वो उन्हें बता रखा है, x1 y1 1 x2 y2 1, x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x2 0.2 3 लिख रहा हूं, just a minute। x1 y1 मैंने पॉइंट ए लिए हैं, x2 y2 that I am taking 2, 3 1, x3 y3 1 that is x1, y1 is 0, 1 has to be 0। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 0 y1 1 2 3 1 x1 0 1। now we need to expand। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, I will get the answer और the locus है। 0 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 आ गया, माइनस में y1 रहेगा और यहां से 2 माइनस x1, तो माइनस y1 शॉर्ट में 2 माइनस x1, ये आएगा, एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, माइनस y1 2 माइनस x1, फिर प्लस में 1 लिखेंगे तो यहां से 0 बनेगा और यहां से माइनस में 3x1, 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 बन गया और यहां से माइनस में 3x1 हैज टू बी 0। ब्रैकेट खोल दे रहे हैं तो अपने आप ही दिखाई पड़ जा रहा है दैट आई एम गेटिंग 3x1 राइट साइड में ले जा रहा हूं, प्लस में 2y1 बन जाएगा, राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, इक्वल टू लेफ्ट साइड में x1 y1 आ जाएगा। आई गॉट दिस x1 y1, इट इज y1, x1 y1, x1 y1। I have got a relation between x1 and y1। Okay, there is a only constant term, so I can write the locus। अब मैं locus लिखने जा रहा हूं, आंसर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। So my answer that I am writing is 3x plus 2y, that is xy। x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दिया, and it is matching with this one है, ऑप्शन सी से मैच करके I am getting the correct answer, ठीक है। So आई एम स्टॉपिंग नाउ। अब हमने लोकस के ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, उस पर कुछ जेई की भी करा दिया ताकि आपको रफ आइडिया तो रहे कि जेई के अंदर मतलब क्वेश्चन इजी भी होते हैं और उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे भी फ्यूचर में काम आने वाली, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। लेकिन अभी भी हमने लोकस का मान लीजिए 1% भी नहीं सीखा है, 1% भी नहीं सीखा है। लोकस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, समटाइम्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर गलत तरीके से पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट जरूर है। और जेई के लिए तो लोकस ही है और तो कुछ है भी नहीं, लोकस कर लिया मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, खत्म बात, ठीक है। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। आपको बहुत सारी चीजें नई भी मालूम पड़ी होंगी, कुछ सीखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट इज दैट आप अपने कमेंट्स या जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपको लेसन कैसा लगा, हाँ, कौन सी चीजें समझ में आई, कौन सी नहीं आई, तो जस्ट प्लीज कमेंट मी, आई विल मॉडिफाई, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे बाद में करेंगे। ओके, सो वी आर स्टॉपिंग नाउ। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ओके, बाय बाय। ओके।